अध्याय 41 यदि मैं सम्राट होता तो समस्त स्वर्ग मेरे अधीन हो जाते। दास प्रथा का उन्मूलन। 19वां पूर्वज प्रकट होता है। बेहद खूबसूरत शब्द, भयंकर दहाड़। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, चू फैंग को थोड़ा अफसोस हुआ। अपरिष्कृत, बिल्कुल भी परिष्कृत नहीं, यह उनके लंबे समय से स्थापित व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं था। लेकिन उसे इस स्थिति तक पहुंचने के लिए मजबूर किया गया था, और वैसे भी परिवार में उसकी कोई खास इज्जत नहीं थी। अगर उसे चू वंश से कुछ पाने की चाह न होती तो चूफैन पहले ही चू वंश छोड़ने के बारे में सोच चुका होता। चून की यही स्थिति थी, इसलिए चूफैन को अब किसी भी चीज़ की परवाह नहीं थी। क्या आपको लगता है कि आपके खोखले शब्द इतने अच्छे हैं? क्या आपको लगता है कि आपके मनोबल बढ़ाने वाले शब्द वास्तव में उपयोगी हैं? मजाक, बेतुका। तुम मेरे चू कबीले के सदस्यों को नुकसान पहुंचा रहे हो। हालांकि मेरा चू वंश एक शाही वंश है, लेकिन हम इस ब्रह्मांड में एकमात्र शाही वंश नहीं हैं। और चू वंश के समान एक या दो पवित्र भूमि या शक्तियां नहीं हैं। तारों भरे आकाश के दानवों की जाति, प्राचीन याओ जाति, आदिम शाही वंश, पवित्र आत्मा वंश और अन्य परग्रही जातियों का तो जिक्र ही नहीं। क्या आप जानते हैं कि इतने हाई प्रोफाइल होने के क्या परिणाम होते हैं? क्या आप जानते हैं कि इतने हाई प्रोफाइल होने का नतीजा क्या होता है? तुम मेरे चू कबीले के सदस्यों को महत्वाकांक्षी बना रहे हो, जिससे कई ताकतें मेरे चू कबीले से असंतुष्ट हो जाएंगी। इससे पूरा चू कबीला जानलेवा खतरे में पड़ जाएगा। खुद को सही समझना और खुद को ताकतवर मानना सचमुच बेहद हास्यास्पद है। चूफैन ने एक ही सांस में बात कह दी। चू वंश से असंतुष्ट हो तो क्या हुआ? चू जुंगे ने हल्के स्वर में कहा। चूफैन बोलने ही वाला था कि चू जुंगे ने बीच में ही टोकते हुए कहा, क्या मेरे चू कबीले का चरमदाव सम्राट हथियार शाकाहारी है? कौन सा पक्ष चरमदाव सम्राट हथियार के आत्मविनाश का सामना करने की हिम्मत रखता है? शुवानहुआ की दुनिया में एक चरमदाव सम्राट हथियार पिछले जन्म में किसी महाशक्ति के परमाणु हथियार के समान है। कौन पूरी दुनिया में परमाणु शांति चाहता है? कौन पूरी दुनिया में परमाणु शांति स्थापित करने का साहस रखता है? अगर सचमुच मजबूर किया गया तो चू कबीले की सारी पुरानी वस्तुएं बाहर आ जाएंगी, दिव्य दानव आकाश शोधन चक्र पूरी तरह से पुनर्जीवित हो जाएगा। कौन चू कबीले के साथ अपनी जान जोखिम में डालने की हिम्मत करेगा? काया और कमजोर होना, फिर भी दुश्मन को बड़ा चढ़ाकर पेश करना और उसे अपनी अधीनता के बहाने के रूप में इस्तेमाल करना, ये वास्तव में पूरी तरह से हास्यास्पद है। चूफैंग के अनुसार सभी शाही कुलों को आपस में लड़ना बंद कर देना चाहिए। सबको बस घर परिवार की तरह व्यवहार करना चाहिए। तुम ठीक हो, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है, और बस इतना ही। डॉट 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 डॉट। चूफैन अवाक रह गया। जब तक मैं जीवित हूँ, चू वंश का विनाश नहीं होगा। जब तक मैं एक दिन के लिए भी जीवित रहूंगा, उन परग्रही शत्रुओं को एक दिन के लिए चिंता करनी पड़ेगी। यदि मैं एक महान सम्राट बन जाता हूं, तो आकाश के नीचे स्थित 3000 महान राज्य चू वंश के अधीन हो जाएंगे। चू जुंगे ने शांत भाव से कहा, अगर मैं सम्राट बन गया तो दुनिया मेरे सामने झुक जाएगी। अगर मैं सम्राट नहीं बना तो इस दुनिया में कोई भी सम्राट नहीं बन पाएगा। ये चू जुंगे का आत्मविश्वास था, और साथ ही चू जुंगे का विश्वास भी। इसके अलावा चू जुंगे के शब्दों पर कोई संदेह नहीं करेगा, और न ही कोई यह सवाल उठाएगा कि क्या चू जुंगे सम्राट बन सकता है। यहाँ तक कि चूफैन भी अपना मुंह खोलने में असमर्थ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि खंडन कैसे करे। क्या आप सभी युद्ध से डरते हैं? चू जुंगे की निगाहें चारों ओर घूमी और उसने हल्के स्वर में कहा, हम लड़ने को तैयार हैं। हम युवा प्रभु के लिए मरने को तैयार हैं। चू वंश की युवा पीढ़ी की आंखें चमक उठी और उन्होंने सबसे पहले बोलना शुरू किया। हम युवा स्वामी को दाव प्राप्त करने और सम्राट बनने में सहायता करने के लिए तैयार हैं। हमारी एकमात्र इच्छा यही है कि हमारा वंश सभी लोगों पर शासन करे। सभी वरिष्ठों ने भी जरा भी संकोच नहीं किया। उनकी युद्ध की भावना चरम पर थी, उनकी हत्या की भावना उफान पर थी, और वे एक साथ चिल्ला रहे थे। शुवानहुआ की दुनिया में जहां ताकतवर कमजोरों का शोषण करते हैं, वे बड़ी लहरों से कैसे डर सकते हैं? लहरें जितनी बड़ी होंगी, मछली उतनी ही कीमती होगी। वे उसे पाने के लिए उत्सुक रहेंगे। कचरा, तुम्हारे हृदय स्वभाव के साथ क्या तुम संसार में टिके रहने के योग्य भी हो? क्या तुम मेरे चू वंश के सदस्य बनने के योग्य भी हो? ये तथाकथित चुनौती सरासर हास्यास्पद है। हम जैसे किसान चुनौती से क्यों डरते हैं? चू जुंगे की आंखें उदासीन थीं जब उसने चूफैन की ओर नीचे देखा। हालांकि बाकी लोग कुछ नहीं बोले, लेकिन वे सभी चूफैन को तिरस्कार और घृणा की नजरों से देख रहे थे। चूफैन का चेहरा अप्रत्याशित था, हालांकि वह इन लोगों की बातों से सहमत नहीं था। उसका मानना था कि पहले छिपकर रहना चाहिए और मजबूत बनना चाहिए, और मजबूत बनने से पहले कुत्ता बनने से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इन लोगों की निगाहें और चू जुंगे के शब्द अब भी चूफैन के दिल को गहराई से चोट पहुंचा रहे थे। पफ, एक बार फिर उसके दिल में क्रोध उमड़ आया। चूफैन ने बड़ी मात्रा में खून थूका, उसकी आंखें लाल हो गईं। मैं इसके द्वारा ये घोषणा करता हूं, अब से चूफैन मेरा दत्तक पुत्र नहीं है। चूफैन को पहले प्राप्त सभी लाभ और संसाधन समाप्त कर दिए गए हैं। तत्काल प्रभाव से चूफैन मेरे चू वंश का एक साधारण शिष्य मात्र है, जो चू वंश के निम्नतम स्तर के संसाधनों का आनंद ले रहा है। और इसी क्षण चुप रहने वाली चूबाटियन भी आगे बढ़ी और अधिकारपूर्ण ढंग से बोली, निम्न पद यानी चूकुल के नौकरों, गृहस्वामियों, नौकरानियों आदि का पद। चू कबीले का संसाधन आवंटन तुच्छ था, लेस देन संपार्श्विक, लेस देन प्रतिष्ठित, लेस देन प्रत्यक्ष, लेस देन अनुक्रम, लेस देन युवा स्वामी, लेस देन शाही पुत्र। और चूफैन एक महत्वपूर्ण साधना स्तर से सीधे सबसे निचले स्तर पर गिर गया। चूफैन की आंखें मानो बिजली के झटके से फट रही थी। उसने विश्वास से चूबाटियन को देखा। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चूबाटियन इतनी निर्दयी होगी, जो उसके पिता और उसके बीच की दोस्ती को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देगी। निम्न पद, इसमें और उसे सीधे चू कबीले से निष्कासित करने में क्या अंतर था? हद से ज्यादा, ये तो हद से ज्यादा था। चूफैन करा उठा। उसकी आभा कुछ हद तक अस्त व्यस्त हो गई। लगातार वारों से उसकी हृदय प्रकृति पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, और उसे इसका प्रतिकार झेलना पड़ा। महज मानसिक विक्षोभ से उसकी भावनाओं का वर्णन नहीं किया जा सकता था। उसके दिल में उमड़ती नफरत एक उफनती नदी की तरह थी, निरंतर और अंतहीन। वह न केवल चू जुंगे से नफरत करता था, बल्कि चूबाटियन से भी, और उससे भी ज्यादा पूरे चू कबीले से नफरत करता था। आपने मुझे 20 साल से अधिक के संसाधन पहले ही दे दिए हैं, अब आप क्यों रुक रहे हैं? क्यों? पर्याप्त। तभी गुस्से भरी चीख सुनाई दी। जैसे ही आवाज शांत हुई, शून्य लोक में लहरें दिखाई दी और 19वें पूर्वज चूफैन के पीछे प्रकट हुए। उन्होंने चूफैन के कंधे पर हाथ रखा और चूफैन को उसकी चोटों से उबरने में मदद करने के लिए दिव्य शक्ति का संचार किया। 19वें पूर्वज चूबाटियन और चू कबीले के मुखिया ने जब नए आने वाले को देखा तो अपनी भौहें ऊपर उठा ली। वे सब तुरंत समझ गए, वह आगंतुक मुसीबत लेकर आया था। बड़े ने अवचेतन रूप से चूबाटियन की ओर देखा, जिसकी आंखें पहले ही थोड़ी सिकुड़ चुकी थीं।
उसने मन बना लिया था कि अगर इस बूढ़े व्यक्ति ने चू जुंगे पर सवाल उठाने की हिम्मत की तो यह 19वां पूर्वज अब 19वां पूर्वज नहीं रहेगा। उन्हें सम्मान देते हुए उन्हें 19वां पूर्वज कहा गया। सम्मान न देते हुए एक संत स्तर के साधक ने ही उन्हें इतना अहंकारी होने का साहस दिया। 19वें पूर्वज को नमस्कार, 19वें पूर्वज को नमस्कार। इसके बाद चू बाटियन ने सबसे पहले प्रणाम किया और बाकी बड़े बुजुर्गों ने भी उनका अनुसरण किया। फिर अचानक सभी कबीले के सदस्यों को भी समझ आ गया और उन्होंने भी उनका अभिवादन किया। 19वें पूर्वज, क्या ये चू फैन का तुरुप का पत्ता है? मुझे याद है कि मूल रचना में चू वंश का यह मूर्ख 19वां पूर्वज हमेशा चू फैन का कट्टर समर्थक था और बाद में चू फैन को बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी। चू जुंगे की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और मूर्खती से 19वें पूर्वज के बारे में लिखे गए विवरण उनके दिमाग में कौंध गए। आप सब हद से ज्यादा अभिमान कर रहे हैं। मैं 20 साल से अधिक समय तक केवल सोता रहा और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा चू वंश इस तरह का हो जाएगा। मेरे चू कबीले की मूल एकता कहाँ है? मेरे चू कबीले की मूल भाईचारा कहाँ है? क्या आप सब लिटिल फैन द्वारा दी गई मदद को पूरी तरह से भुला चुके हैं, उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है? लिटिल फैन ने स्पष्ट रूप से कुछ भी गलत नहीं किया। लिटिल फैन ने स्पष्ट रूप से केवल सच बोला, फिर भी आपने लिटिल फैन पर हमला किया। ये सचमुच निंदनीय है। चू बाटियन, क्या आप परिवार का प्रबंधन इसी तरह करते हैं? क्या आप अपने बेटे को इसी तरह शिक्षित करते हैं? 19वें पूर्वज की आंखों से आग निकल रही थी। उनका चेहरा दुख और निराशा से लाल हो गया था। उन्होंने गुस्से में कबीले के सदस्यों को, फिर बड़ों को फटकारा और अंत में चू जुंगे की ओर इशारा करते हुए गुस्से में चू बाटियन को भी फटकारा। चू फैन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई और उसकी आंखों की गहराई में जीत की एक झलक दिखाई दी। अच्छा हुआ कि मैं तैयार था। अब जब 19वें पूर्वज प्रकट हो चुके हैं तो कौन उन्हें धमकाने की हिम्मत करेगा? चू बाटियन की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। जैसे ही वह कुछ बोलने ही वाला था, चू जुंगे ने उसे रोक दिया और आगे बढ़कर 19वें पूर्वज की ओर देखने लगी। अध्याय 42। 19वें पूर्वज, बूढ़े, सो जाओ, जिदाओ सम्राट से पुनर्जीवन की प्रार्थना करो। मैं तुम्हें सम्मान देता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें 19वां पूर्वज कहता हूँ। अगर मैं तुम्हें इज्जत न दूं तो तुम क्या हो? 19वें पूर्वज, आप मेरे चू वंश की 19वीं पीढ़ी के वंशज हैं, है ना? प्राचीन काल का एक पुराना प्राणी वह 10 अरब वर्षों तक जीवित रहा है, जिसमें उसके द्वारा बिताया गया नींद का समय भी शामिल है, फिर भी उसकी साधना केवल संत स्तर पर है। मैं सोच रहा था कि वह इतनी धीमी गति से साधना क्यों करता है, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है। काया और चापलूस, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह ऋषि राजा के क्षेत्र में भी प्रवेश नहीं कर सकता। ये तो सरासर हास्यास्पद है। चू जुंगे ने निर्दयता से बात की, बिना किसी सम्मान या संकोच के। पुनर्जन्म लेने के बाद चू जुंगे का लक्ष्य खुद से समझौता किए बिना अपनी इच्छानुसार जीना था। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी उछलकूद कर रहा था। भाड़ में जाओ, बूढ़ा पूर्वज, नहीं, एक बूढ़ी चीज। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। 19वें पूर्वज का दिमाग सुन्न हो गया। अविश्वास से उनका चेहरा जम गया जब उन्होंने चू जुंगे को देखा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि चू वंश का एक शिष्य इतनी अपमानजनक बातें कह सकता है और उनके साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कर सकता है। कितना घमंडी नौजवान है। तुम्हारी हड्डियों की उम्र देखकर लगता है कि तुम लगभग 40 साल के हो, फिर भी तुम अभी तक पारलौकिक स्तर पर ही हो। तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कहाँ से मिलती है? तुम स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानते। क्या तुम संतलोक में पहुंचने से पहले ही उसका तिरस्कार करने का साहस करते हो? कुएं का मेढक चमकीले चांद की विशालता को नापने का साहस कैसे कर सकता है? 19वें पूर्वज ने क्रोधित होकर कहा। जैसे ही उसने ये कहा, वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, मानो वे हंसी दबाने की कोशिश कर रहे हों। कुछ लोगों के शरीर तो कांपने भी लगे, मानो वे अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे हों। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। 19वें पूर्वज असमंजस में थे। 19वें पूर्वज युवा स्वामी चू जुंगे परिवार में लौटने से पहले एक छोटे से संप्रदाय में थे और वे हमेशा उस संप्रदाय के लिए एक दानव गुफा की रखवाली करते थे, इसलिए उनके पास साधना करने के लिए ज्यादा समय नहीं था। युवा स्वामी चू जुंगे के वंश के जागृत होने से पहले उनकी साधना का स्तर कोर फॉर्मेशन के उच्चतम स्तर पर था। फिर परिवार में लौटने से पहले के 6 महीनों में उन्होंने अपनी साधना को कोर फॉर्मेशन के उच्चतम स्तर से बढ़ाकर ट्रांसेंडेंट स्तर तक पहुंचा दिया। यहाँ तक कि आरोही स्तर के विशेषज्ञ भी युवा स्वामी चू जुंगे को आसानी से हरा सकते हैं। चू कबीले के युवा पीढ़ी के एक सदस्य ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। 19वें पूर्वज का सीपीयू लगभग जलकर खाक हो गया और उसका चेहरा बैंगनी पड़ गया। क्या वह इतने समय से किसी दानव गुफा की रखवाली कर रहा था? महज आधे महीने में उसने एक प्रमुख क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर ली और वह अपने से 3 प्रमुख स्तर ऊंचे प्रतिद्वंद्वियों को भी पराजित कर सकता है। संचय और अचानक विस्फोट, बेहद शक्तिशाली। 19वें पूर्वज का मन तो कर रहा था कि वे कहें, ये क्या बकवास कर रहे हो। उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वहां मौजूद सभी लोगों के हाव भाव देखकर 19वें पूर्वज के पास इस पर विश्वास करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। ये सोचते ही 19वें पूर्वज की आंखें चौंधिया गईं। उनकी अभूतपूर्व गति और शक्ति को देखते हुए उनकी प्रतिभा निर्विवाद थी। संत लोग, वह वास्तव में कठिन नहीं लग रहा था। 19वें पूर्वज का मुंह थोड़ा सा फड़क उठा, उसे थोड़ी असहजता महसूस हुई, मानो उसके चेहरे पर किसी अदृश्य थप्पड़ ने वार कर दिया हो, जिससे उसे लगभग तारे नजर आने लगे हों। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि वह इतना घमंडी है। हे, नौजवानों को सचमुच स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता का ज्ञान नहीं है। वे अपनी असाधारण प्रतिभा के कारण इतनी मनमानी करते हैं। मैं चू वंश का 19वां पूर्वज हूँ। एक कनिष्ठ होकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक वरिष्ठ पूर्वज से इस तरह बात करने की? 19वें पूर्वज क्रोधित और शर्मिंदा होकर तुरंत विषय बदल दिया और उसे फटकार लगाए। लगता है आपने मेरी बात नहीं सुनी, चू जुंगे ने भावुक होकर कहा। 19वें पूर्वज स्तब्ध रह गए। उसने अभी क्या कहा? उसने अभी क्या कहा? 19वें पूर्वज के कुछ समझ पाने से पहले ही चू जुंगे ने जवाब दे दिया था। हे वृद्ध आत्मा, आज्ञाकारी होकर अपने तारा में ब्रह्मांड के गुप्त क्षेत्र में लौट जाओ। अब से जब तक परिवार तुम्हें न बुलाए, बाहर मत आना। आपकी उम्र बहुत कम बची है। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में परिवार को अपना स्नेह देना खुद को मूर्ख साबित करने के लिए भागने से बेहतर नहीं है क्या? चू जुंगे ने शांत भाव से कहा। तुम मुझे बुढ़ापा कहने की हिम्मत कैसे करते हो? 19वें पूर्वज की आंखों से मानो आग निकल रही थी। वे क्रोधित थे और तुरंत ही इस बदतमीज छोटे बच्चे चू जुंगे को ठीक से सबक सिखाना चाहते थे। फिर 19वें पूर्वज ने देखा कि चू बाटियन ठंडी निगाहों से उसे देख रही है। और फिर 19वें पूर्वज को याद आया कि चू बाटियन की साधना ऋषि राजा स्तर पर थी और फिर उसके अलावा कुछ नहीं बचा था। 19वें पूर्वज ने चुपचाप उस दिव्य शक्ति को वापस ले लिया जिसे वह प्रकट करने वाले थे और पीछे हटने का विकल्प चुना। चू बाटियन, क्या आप अपने बेटे को इसी तरह शिक्षित करते हैं?
19वें पूर्वज ने अपना क्रोध चू बाटियन की ओर मोड़ा और उसे जमकर फटकारा। अगर उस छोटे बदमाश ने बदतमीजी भरी बातें की तो वह चू बाटियन के लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। उसे यकीन नहीं था कि चू बाटियन उससे पलटकर जवाब देने की हिम्मत करेगा। लगता है इस बुढ़िया को मेरी बात समझ नहीं आ रही है। तो फिर आप सब मिलकर इस बुढ़िया को समझा दीजिए। चू जुंडी ने चू बाटियन को बोलने नहीं दिया और हल्के से मुस्कुराए। हे वृद्ध आत्मा, कृपया तारा में ब्रह्मांड के गुप्त क्षेत्र में लौट जाओ और सो जाओ। हे वृद्ध आत्मा, कृपया तारा में ब्रह्मांड के गुप्त क्षेत्र में लौट जाओ और सो जाओ। हे वृद्ध आत्मा, कृपया तारा में ब्रह्मांड के गुप्त क्षेत्र में लौट जाओ और सो जाओ। भोज में उपस्थित चू कबीले के सभी सदस्य, जिनमें बड़े बुजुर्ग भी शामिल थे, बिना किसी झिझक के खड़े हो गए, 19वें पूर्वज को प्रणाम किया और जोर से जयकार की। उनके हावभाव तो सम्मानजनक प्रतीत होते थे, लेकिन उनके बोले गए शब्द असभ्य थे, ठीक वैसे ही जैसे चू जुन ने उन्हें कहा था। सीधे तौर पर उन्हें एक बुरी चीज कहकर संबोधित किया था। इस बूढ़े व्यक्ति की साधना क्या थी? केवल संत लोग। कबीले का मुखिया उससे भी अधिक शक्तिशाली था, और यंग लॉर्ड चू जुंगे, उसमें सम्राट बनने की क्षमता थी। जब तक वह गिरता नहीं तब तक उसका सम्राट बनना तय था। क्या इन दोनों में से किसी एक को चुनना मुश्किल था? इसके अलावा वे 19वें पूर्वज के घमंडी रवैये से भी बहुत नाराज थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। चू फैन, जिसने मूल रूप से 19वें पूर्वज से अपने लिए खड़े होने की उम्मीद की थी, घटनाक्रम को देखकर तुरंत स्तब्ध रह गया। चू जुंगे ने तो एक बुजुर्ग पूर्वज के सामने भी सम्मान नहीं दिखाया और उससे इतनी बेशर्मी से बात करने की हिम्मत भी की। वैसे तो चू बाटियन का चुप रहना एक बात थी, लेकिन चू कबीले के ये सदस्य, इन्होंने तो चू जुंगे के साथ सहयोग किया। चू फैन ने अनजाने में ही घूंट भरा और किसी कारणवश अचानक उसे थोड़ी घबराहट महसूस हुई। विद्रोह? तुम सब विद्रोह कर रहे हो? शाबाश, सचमुच शाबाश। चू बाटियन, तुम सचमुच शाबाश हो। तुमने मेरे चू कबीले को इस हालत में पहुंचा दिया है। एक अभिमानी बच्चा मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करता है। मैं अब चू वंश की विरासत को जागृत करूंगा और हमारे वंश के प्राचीन पूर्वजों और मेरे सभी भाइयों को स्पष्ट रूप से दिखाऊंगा कि चू वंश क्या बन गया है। चू जुंगे और तुम, चू बाटियन, तुम दोनों मेरे चू वंश के पापी हो और इसका खामियाजा भुगत रहे हो। आप सभी की संतानें और वंशज हमारे चू वंश के प्राचीन पूर्वजों के फैसले की प्रतीक्षा करें। 19वें पूर्वज क्रोधित हो गए, उनका चेहरा हरे से बैंगनी रंग का हो गया और उनकी भयंकर दहाड़ें पूरे भोज में गूंज उठीं। बोलने के बाद 19वें पूर्वज ने तुरंत कई प्राचीन चू वंश के वृद्ध पूर्वजों को जगाने की तैयारी की। वह मुझे, चू वंश के एक प्राचीन पूर्वज को धमकी देने की हिम्मत करता है, सिर्फ इसलिए कि उसकी साधना का स्तर मुझसे एक प्रमुख स्तर ऊपर है। तो फिर अर्ध सम्राट क्षेत्र के चू वंश के प्राचीन पूर्वज पुनर्जीवित होकर इस मामले का निष्पक्ष रूप से न्याय करें। विद्रोह? वे सब विद्रोह कर रहे हैं। चू वंश के सभी समकालीन सदस्यों ने स्वर्ग के विरुद्ध विद्रोह कर दिया है। इतनी परेशानी क्यों उठानी है? चू जुंगे ने शांत भाव से कहा। अब दया की भीख मांगना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी है। 19वें पूर्वज ने उपहास किया। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाते, चू जुंगे ने सबसे पहले चिल्लाकर कहा, हे दिव्य दानव आकाश शोधन चक्र, पुनर्जीवित हो जाओ। दया की भीख मांगना? इतनी मेहनत क्यों करें? से मेरा मतलब था, पुराने पूर्वजों के एक समूह को जगाने की क्या जरूरत है? इसके बजाय सीधे एक चरम दाव सम्राट हथियार को ही क्यों न जगा दिया जाए? अध्याय 43। क्या सम्राट का सिपाही सचमुच पुनर्जीवित हुआ? 19वें पूर्वज ने हमारे विरुद्ध विद्रोह कर दिया। चू फैन फिर बेहोश हो गया। दिव्य दानव आकाश शोधन चक्र। 19वें पूर्वज का चेहरा भावहीन हो गया, फिर ऐसा लगा जैसे उसने कोई मजाक सुना हो। उसका पहले का उग्र स्वभाव लगभग मनोरंजक हो गया। क्या आप अब भी दिव्य दानव आकाश शोधन चक्र को साक्षी के रूप में आमंत्रित करना चाहते हैं? तुम अपनी सारी शेखी बघारना बंद करके सीधे स्वर्ग क्यों नहीं चले जाते? इससे पहले कि वह अपना विचार पूरा कर पाता, जब उसने चू जुंगे के सामने दिव्य दानव आकाश शोधन चक्र की छाप प्रकट होते देखी और जब उसने उस छाप में समाहित अत्यधिक दाव शक्ति को महसूस किया, तो 19वें पूर्वज का चेहरा बदल गया और उसकी आंखें लगभग फटी रह गईं। क्या ये वाकई वही दिव्य दानव आकाश शोधन चक्र है? ये कैसा मजाक है? भला इस बच्चे पर दिव्य दानव आकाश शोधन चक्र की छाप कैसे हो सकती है? असंभव, बिल्कुल नहीं। धमाका। 19वें पूर्वज की निगाहों के नीचे चू जुंगे ने छाप को सक्रिय किया और पल भर में चू कबीले के भीतर एक चरम दाव सम्राट हथियार से संबंधित दबाव जागृत होने लगा। दिव्य दानव आकाश शोधन पहिया। 19वें पूर्वज ने चू कबीले की गहराई की ओर ऐसे देखा मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो, और जब उन्होंने आकाश में प्रतिबिंबित चरम दाव सम्राट हथियार को देखा तो 19वें पूर्वज ने एक एक शब्द कहा, हम ओल्ड एंसेस्टर रिफाइनिंग स्काई का सादर स्वागत करते हैं। चू कबीले के सभी लोग एक साथ चिल्लाए, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यद्यपि 19वें पूर्वज का दिमाग बिल्कुल खाली था, फिर भी उन्होंने सहज रूप से सिर झुकाया। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? मेरी क्या करने की इच्छा है? उसका सिर चकरा रहा था। आपने कहा था कि चरमदाव सम्राट हथियार को जागृत होने के लिए आमंत्रित करें, और चरमदाव सम्राट हथियार वास्तव में जागृत हो गया। क्या चरमदाव सम्राट हथियारों का इस्तेमाल इतनी आसानी से किया जा सकता है? मनमनाहट। दिव्य शक्ति आपस में गुंथी हुई थी। चरमदाव एक अथाह खाई की तरह था और दाव और कानून की रेखाएं रेखांकित और विकसित हो रही थी। स्पष्ट रूप से दिव्य दानव आकाश शोधन चक्र के भीतर से एक राजसी दिव्य आकृति उभरती हुई देखी जा सकती थी। किस बात ने मुझे जागृत किया है? उस दिव्य आवाज में प्राचीन उतार चढ़ाव और अपार भव्यता समाहित थी, मानो ईश्वर दानव महान सम्राट का पुनर्जन्म हुआ हो, जिससे चू वंश के सभी सदस्यों को अपनी रिक्त रेखा में एक प्रतिध्वनि का अनुभव हुआ। जूनियर चाहता है कि यह बुरी चीज वापस हो जाए। चू जुंगे ने शब्दों को व्यर्थ नहीं किया, बल्कि 19वें पूर्वज की ओर इशारा करते हुए बोलना शुरू किया। उस दिव्य आकृति ने यह सुना और 19वें पूर्वज की ओर देखा। उसकी आंखें मानो प्राचीन और शाश्वत थीं, जिससे 19वें पूर्वज की सांसें अटक गईं और उन्हें अत्यधिक दबाव महसूस हुआ। तुम सो जाओ, उस दिव्य आकृति ने उदासीनता से कहा। चू जुंगे चाहती है कि वह सो जाए, फिर उसे जाने दो। चू जुंगे की वंशानुक्रम एकाग्रता, आधार और विरासत के साथ दिव्य दानव आकाश शोधन चक्र की दिव्य आकृति जरा भी संकोच नहीं करेगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। 19वें पूर्वज 19वें पूर्वज अवाक रह गए। नहीं, आप इस बच्चे की बातों को इतनी आसानी से सुन लेते हैं। तुम एक चरमदाव सम्राट हथियार हो। तुम एक चरमदाव सम्राट हथियार हो जो तारा में नदी को दबा देता है। मैं अपने पूर्वज के आदेश का पालन करता हूँ। 19वें पूर्वज बहुत भ्रमित और दुखी थे, लेकिन उन्होंने न तो बोलने की हिम्मत की और न ही प्रश्न पूछने की, और वे केवल सम्मानपूर्वक सहमत हो सके। अगर कुछ हो तो मुझे फिर से जगा दो। मेरे चू वंश में कोई महान सम्राट नहीं है, इसलिए मुझे नियंत्रित करना मुश्किल है। मुझे परम शक्ति प्राप्त करने और अकेले लड़ने के लिए नींद में दिव्य शक्ति का अभ्यास करना होगा। उस दिव्य आकृति ने एक बार फिर चू जुंगे की ओर देखा और धीरे से कहा,
चू जुंगे समझ गई, उसने दिव्य दानव आकाश शोधन चक्र के शब्दों में निहित अर्थ को ग्रहण कर लिया। यानी अगर कोई बड़ी बात नहीं है तो उसे दोबारा जागृत न करें। आखिरकार चू वंश में कोई महान सम्राट नहीं है और उसका प्रत्येक जागरण उसकी अपनी शक्ति का उपभोग करता है। इस पर चू जुंगे ने स्वाभाविक रूप से सहमति जताई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। दिव्य दानव आकाश शोधन चक्र को इतनी छोटी सी बात के लिए जागृत होते हुए और चू जुंगे के प्रति इतना सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हुए देखकर फिर बोलने के तुरंत बाद वापस नींद में चले जाने से 19वें पूर्वज की आंखें अचानक चकित हो गईं। युवा स्वामी, ये ठीक नहीं है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे चू वंश के लिए चरमदाव सम्राट हथियार कितना महत्वपूर्ण है, फिर भी आप इसका लापरवाही से उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा अपने से बड़े होने के नाते आप 19वें पूर्वज के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? यह एक युवा लॉर्ड के आचरण के विरुद्ध है। चूफैन को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उसने तुरंत बोलना शुरू कर दिया। थप्पड़। चूफैन के जवाब में चू जुंगे ने जोरदार थप्पड़ मारा। चू जुंगे के थप्पड़ से चूफैन हवा में उछल गया। उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था। वह पहले से ही चू जुंगे के वार से बुरी तरह घायल था। तुम किस तरह के इंसान हो जो मुझे हुक्म देने की हिम्मत करते हो? चू जुंगे ने शांत भाव से कहा। चूफैन का चेहरा उदास था और उसने तुरंत 19वें पूर्वज की ओर देखा और उनसे अपने लिए न्याय की रक्षा करने की प्रार्थना की। लेकिन 19वें पूर्वज स्पष्ट रूप से मूर्ख नहीं थे और न ही वे बेवकूफ थे। कुछ देर की चुप्पी के बाद 19वें पूर्वज ने आश्चर्य और अनिश्चितता से चू जुंगे की ओर देखा और कहा, तुम्हारे साथ आखिर क्या हो रहा है? तुम चरमदाव सम्राट हथियार का उपयोग कैसे कर सकते हो? न्याय का समर्थन करें, उसे बाकी सब कुछ करने से पहले स्थिति को समझना होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। चूफैन बिजली के झटके से पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि 19वें पूर्वज न तो उसके लिए कोई मुसीबत खड़ी करेंगे और न ही उसके लिए न्याय करेंगे। 19वें पूर्वज के जागृत होने से पहले चू जुंगे उसे तंग करता था और अब जब 19वें पूर्वज जागृत हो गए हैं तब भी चू जुंगे उसे तंग कर रहा है। तो फिर 19वें पूर्वज का जागरण व्यर्थ ही तो नहीं हुआ था? क्यों? चू जुंगे मुस्कुराया। उसकी आंखें ठंडी थीं और उसने एक कदम आगे बढ़ाया। सिर्फ इसलिए कि मेरे पास अराजकता का दिव्य दानव शरीर है। दिव्य शरीर की घटना प्रकट हुई। भयानक दबाव फैल गया। चू जुंगे ने एक और कदम बढ़ाया। केवल इसलिए कि मैं 5 सम्राट शास्त्रों का अभ्यास करता हूँ। जैसे जैसे वह बोलता गया विभिन्न सम्राट शास्त्रों की घटनाएं प्रकट होने लगीं। प्राचीन जंगली आभाओं के विकास, गर्जनशील प्रेतों, दाव आदरणीय धर्म रूपों के साथ एक के बाद एक घटनाएं घटित हुई। एक के बाद एक दिव्य चमत्कार प्रकट हुए। उदात्त और राजसी गर्जना करता हुआ मैंने अराजकता शरीर, अमर देवता और दानव शरीर, 5 शीर्ष स्तरीय दावशास्त्र और साथ ही 10 व्यक्तियों की खजाना तकनीक और 9 शब्दों का गुप्त मंत्र प्राप्त कर लिया है। 19वें पूर्वज का चेहरा जम गया। उनका सिर चकरा रहा था। वे चू जुंगे को खाली निगाहों से घूर रहे थे। उनकी आंखें सदमे और अविश्वास से भरी हुई थीं। एक व्यक्ति के पास इतनी भयानक विरासत कैसे हो सकती है? पल भर में 19वें पूर्वज के मन में एक वाक्य उभरा। एक महान सम्राट का आभास। नहीं, उसका सम्राट बनना तय था। वह समझ गया। वह सब कुछ समझ गया। वह सब कुछ समझ गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि परिवार के सभी लोग इस बच्चे का पक्ष लेते थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस बच्चे ने इतना अहंकार दिखाने की हिम्मत की। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि चरमदाव सम्राट हथियार इस बच्चे की मदद करने के लिए तैयार था। इस बच्चे की वंशानुगत विरासत और उसकी भयानक शक्ति के आधार पर जब तक वह जीवित रहता है चू वंश का समृद्ध होना निश्चित है। भला कौन उस पर मोहित नहीं होगा? 19वें पूर्वज को इसमें कोई संदेह नहीं था कि यदि उन्होंने वास्तव में चू जुंगे का विरोध किया तो वे तुरंत पूरे चू वंश के पापी बन जाएंगे। नहीं, इतनी भयानक विरासत वाले इस बच्चे को सम्राट का पुत्र क्यों नहीं बनाया गया? क्या अभी अभी परिवार में वापस लौटे हो? अच्छा, तो फिर ठीक है। थप्पड़। अगले ही पल 19वें पूर्वज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने चूफैन के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। चूफैन, जो अभी अभी उठने के लिए संघर्ष कर रहा था, इस थप्पड़ से वापस जमीन पर गिर गया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चूफैन, चूफैन, तुमने सिर्फ इतना कहा कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। तुमने चुगेजून की विशेष स्थिति का जिक्र क्यों नहीं किया? चुगेजून तुम्हें तंग नहीं करेगा और अगर चुगेजून तुम्हें तंग भी करता है तो यह उचित होगा और तुम्हें इसे सहना ही पड़ेगा। तुमने फूट डालने की हिम्मत कैसे की? तुमने चुपके से मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत कैसे की? चूफैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? 19वें पूर्वज ने क्रोध से दहाड़ मारी। अगर कोई और होता तो ठीक होता। 19वें पूर्वज न्याय का साथ देने को तैयार होते। चू जुंगे, भला वो इस मामले में न्याय का साथ कैसे दे सकता है? उसकी हिम्मत कैसे हुई इस मामले में न्याय का साथ देने की? अगर उसने न्याय का साथ देने की हिम्मत नहीं की तो उसे चूफैन से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चूफैन, अब क्या आप सो सकते हैं? चू जुंगे ने उदासीनता से कहा। चूफैन के बारे में क्या? चू जुंगे ने दोबारा उसकी तरफ नहीं देखा और न ही देखने की जहमत उठाई। निस्संदेह चू जुंगे द्वारा उसे नजरअंदाज करने के कृत्य ने चूफैन के दिल को और भी ज्यादा चोट पहुंचाई, जिससे चूफैन का शरीर कांपने लगा। ठीक है चू जुंगे, ये बुरा आदमी अब सो जाएगा। निश्चिंत रहो, ये बुरा आदमी तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। 19वें पूर्वज को जरा भी परवाह नहीं थी, बल्कि वे गुलदाउदी की तरह मुस्कुराते हुए बड़ी भावुकता से बोले, मेरे चूवंश के लिए आपका होना वास्तव में मेरे चूवंश का सौभाग्य है। ये बुरा आदमी अभी अभी जागा है और उसके पास कहने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है, तो क्यों ना आप ऐसा करें? ये बुरा आदमी इस महत्वाकांक्षी चींटी को पीट देगा ताकि आप अपना गुस्सा निकाल सकें। सारी मुसीबत इसी कमीने की वजह से हुई है। ये कहते हुए 19वें पूर्वज ने अपना दबाव कम किया और चूफैन को अपनी चपेट में ले लिया। चूफैन की पूरी हड्डियां घिसने की आवाज करने लगी और उसके रोमछिद्रों से भारी मात्रा में खून बहने लगा, जो पहले से ही 19वें पूर्वज द्वारा बुरी तरह घायल हो चुका था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। चूफैन का दिमाग सुन्न हो गया। उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था। उसकी आंखें लगभग बाहर निकल रही थीं क्योंकि वह 19वें पूर्वज को टकटकी लगाकर घूर रहा था। एक बार थप्पड़ मारना तो ठीक है, लेकिन फिर भी तुम मुझे इस तरह परेशान कर रहे हो। तुम्हारे जागने से पहले भी मुझे तंग किया जाता था और तुम्हारे जागने के बाद भी मुझे तंग किया जा रहा है और तुम भी मुझे तंग कर रहे हो, तो क्या मैंने तुम्हें व्यर्थ ही नहीं जगाया? बेशर्मिली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बुरे आदमी को इस तरह देखने की? 19वें पूर्वज क्रोधित थे। उसे सीधे मारना अच्छा नहीं है, लेकिन तुम्हें बुरी तरह घायल करना तो आसान है और फिर भी तुम घूरने की हिम्मत करते हो। मैं तुम्हें घूरने पर मजबूर कर दूंगा। दबाव बढ़ता गया और चूफैन इसे सहन नहीं कर सका और सीधे बेहोश हो गया। विश्वासघात। लेकिन ये पता नहीं चल पाया कि चूफैन गुस्से से बेहोश हुआ था या वास्तव में गंभीर चोटों के कारण बेहोश हुआ था। अध्याय 44। संगीत जारी है, नृत्य जारी है। सर्वशक्तिमान खजाने की बोतल।
रूपांतरण, स्वर्ग का संकट प्रकाश, मेरे पिता से माफी मांगो और फिर सो जाओ। 19वें पूर्वज को जाते देख चू जुंगे ने शांत भाव से कहा। जहां तक 19वें पूर्वज को सजा के तौर पर गंभीर रूप से घायल करने की बात है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। स्पष्ट शब्दों में कहें तो 19वें पूर्वज की जीवन अवधि पहले से ही बहुत कम थी। यदि उन्हें मामूली चोट लगती तो इसका कोई महत्व नहीं होता, और यदि उन्हें गंभीर चोट लगती तो उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। उसका अधिकतम लाभ उठाने के लिए भी उसे जीवित रखना आवश्यक था। जब परिवार को उसकी जरूरत होती थी तब भी वह योगदान दे सकता था, जो सजा से कहीं बेहतर था। हाँ, 19वें पूर्वज ने जरा भी संकोच नहीं किया और तुरंत माफी मांग ली। परिवार में चू जुंगे के शामिल होने से उसका उत्थान निश्चित था। परिवार के लिए यह एक तरह से माफीनामा ही था। ये सोचकर 19वें पूर्वज और भी अधिक गंभीर हो गए। खैर, वो ये भी नहीं कहेगा कि अवज्ञा करना भी कोई विकल्प नहीं था। वो बूढ़े लोग उसकी मदद तो बिल्कुल नहीं करेंगे और वो चू बाटियन का मुकाबला नहीं कर सकता था। वो क्या कर सकता था? वो भी हताश था। 19वें पूर्वज के जाने के तुरंत बाद चू जुंगे की नजर पूरे दृश्य पर पड़ी। माहौल थोड़ा तनावपूर्ण देखकर चू जुंगे ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ छोटी मोटी समस्याएं हल हो गई हैं। सब लोग संगीत और नृत्य जारी रखें, जैसा यंग लॉर्ड आदेश देते हैं। सभी मुस्कुराए और एक साथ जवाब दिया, हे प्रभु, ये कुत्ता यहाँ बेहोश पड़ा हुआ है और सबका मूड खराब कर रहा है। मैं इसे बाहर फेंक दूंगा। चू वंश के युवा सदस्य को अचानक एक विचार आया। उसने चूफैन की ओर इशारा किया और बोला, आप कर सकते हैं। चू जुंगे ने सिर हिलाया और इसलिए उस कबीले के सदस्य ने सीधे चूफैन को उसके पैरों से उठाया और उसे कार्यक्रम स्थल से बाहर घसीट कर ले गया। वैसे भी चूफैन का शरीर बलवान और ऊर्जा से भरपूर था, इसलिए उसकी चोटें गंभीर होने का कोई डर नहीं था। उसका इलाज करने की भी जरूरत नहीं थी, उसे बस एक तरफ फेंक देना ही काफी था। जैसे ही चूफैन को बाहर निकाला गया, परिसर का माहौल और भी जीवंत हो गया और हर तरफ हंसी की गूंज सुनाई देने लगी। डॉट 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 डॉट। भोजवीर के बाहर आधे घंटे से अधिक समय बाद चूफैन धीरे धीरे जाग उठी। दूर स्थित भोज कक्ष से आती हंसी की आवाजें सुनकर और अपने आसपास के माहौल को देखकर चूफैन ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। उसकी आंखों में घोर निराशा छा गई। दर्द, बहुत दर्द। चू, जून, गे, चू, कबीला, 9, 15वां पूर्वज, ये सब जानवर हैं, ये सब जानवर हैं, ये सब जानवर हैं। बेहद घृणित। चेहरे पर विकृति लिए चूफैन ने मन ही मन दहाड़ मारी। 20 वर्षों से उसने जो सौम्य और शालीन भाव बनाए रखा था, वह पूरी तरह टूट गया और अब कायम नहीं रह सका। इस समय चूफैन सीधे चू कबीले को धोखा देना चाहता था और फिर चू कबीले को अपने क्रोध का अनुभव कराना चाहता था। लेकिन चू वंश के भीतर एक अवसर के बारे में सोचते ही चूफैन का शरीर कांप उठा। उसने गहरी सांस ली और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की। अगर सब लोग मुझसे नफरत करें तो क्या हुआ? मैं अब भी चू कबीले का सदस्य हूं और मैं अब भी इस अवसर को प्राप्त करने के योग्य हूं। मुझे परवाह नहीं कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। जल्दी मत करो, जल्दी मत करो। इस अवसर को पाने के बाद चू कबीले को धोखा देने में अभी देर नहीं हुई है। अगर तुम सब मुझे इस तरह अपमानित करोगे तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं तुम्हें इसकी कीमत जरूर चुकाने पर मजबूर करूंगा। शुरू में मैं अपनी साधना को इतनी जल्दी बढ़ाना नहीं चाहता था और अपनी नींव को मजबूत करना चाहता था, लेकिन चूंकि अब स्थिति ऐसी है। चूफैन की आंखों में एक तीव्र चमक कौंध गई। उसका दाहिना हाथ अनजाने में उसकी बाईं उंगली पर पहनी अंगूठी से छू गया। स्थानिक घेरे में मौजूद प्राचीन और रहस्यमयी बोतल को महसूस करते ही चूफैन की आंखों में उत्सुकता जाग उठी। 10,000 तरीकों वाली खजाने की बोतल। ये वह खजाना था जो चूफैन ने कुछ समय पहले ही प्राप्त किया था, या यूं कहें कि यह उसके माता पिता द्वारा उसे विरासत में मिली वस्तु थी। शुरू में चूफैन को लगा कि यह बोतल थोड़ी खास है, लेकिन जब 10,000 विधियों वाली खजाने की बोतल पुनर्जीवित हुई तो चूफैन को इस सर्वोच्च खजाने की भयावहता और शक्ति का एहसास हुआ। इसी खजाने की बोतल की वजह से चूफैन को पूरा भरोसा और विश्वास था कि वह चू जुंगे को पछाड़ सकता है। तुम मुझे बार बार सिर्फ इसलिए अपमानित करते हो क्योंकि तुम्हारी ताकत मुझसे थोड़ी ज्यादा है। अगर ऐसा है तो मुझे दोष मत दीजिए। मैं फिलहाल बाकी काम रोककर सबसे पहले 10,000 विधियों वाली खजाने की बोतल का इस्तेमाल करके अपनी साधना को पूरी तरह से बढ़ाऊंगा। एक बार जब मैं स्वर्गीय अस्थि क्षेत्र और आरोही सीढ़ी क्षेत्र को पार कर लूंगा तो मैं देखना चाहता हूं चू जुंगे तुम अपने स्तर से ऊपर कैसे लड़ोगे। मैं आपको बता दूं कि साधारण लोगों के खिलाफ अपने स्तर से ऊपर लड़ना और किसी विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्ति के खिलाफ अपने स्तर से ऊपर लड़ना बिल्कुल अलग बातें हैं। मन बना लेने के बाद चूफैन ने अपनी शारीरिक शक्ति को सक्रिय किया और भरपूर जीवन शक्ति का प्रवाह किया। जैसे जैसे उसके घाव थोड़े ठीक होते गए, चूफैन लड़खड़ाते हुए अपने घर की ओर बढ़ा। डॉट 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 डॉट। अगले दिन भोज समाप्त हो गया। अपने माता पिता के साथ भोजन करने के बाद चू जुंगे साधना कक्ष में प्रवेश कर गया। चूफैन ने तो अपनी साधना पूरी तरह से बढ़ा ली होगी, है ना? 10,000 तरीकों वाली खजाने की बोतल। हे पालती मारकर बैठे हुए थोड़ी देर सोचने के बाद चू जुंगे हल्के से मुस्कुराए। उनके होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। जी हाँ, ये सब चू जुंगे की ही मंशा थी। वह जानबूझकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करता रहा और चूफैन को उकसाता रहा। उसका लक्ष्य चूफैन को ईमानदारी से एकांत में जाकर साधना करने और अपनी साधना को बढ़ाने के लिए प्रेरित करना था। इस तरह वह अपने मनचाहे काम में बाधा नहीं डालेगा। एक विचार के साथ चू जुंगे ने सिस्टम इंटरफेस खोला। उसने सबसे पहले अपने लक पॉइंट्स चेक किए, जो पहले ही 6 लाख तक पहुंच चुके थे। ये कहना ही पड़ेगा कि चूफैन की किस्मत ली फैन की तुलना में वाकई बहुत अच्छी थी। उसने बार बार इतनी फसल काटी थी और फिर भी उसकी किस्मत में कोई कमी नहीं आई थी। हालांकि सम्राट श्रद्धा शास्त्र दिव्यकोश अध्याय, जो दिव्यकोश क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली सम्राट शास्त्र है, कि विनिमय कीमत पर एक नजर डालने के बाद चू जुंगे ने अपना सिर हिलाया। पूरे 1 मिलियन लक पॉइंट्स। उसके पास फिलहाल जितने लक पॉइंट्स थे वे पर्याप्त नहीं थे। सौभाग्यवश चूफैन के मूल उपन्यास को पढ़ने के बाद चू जुंगे को पहले से ही पता था कि सम्राट श्रद्धा शास्त्र का दिव्य खजाना अध्याय कहां से प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए वह उन भाग्य बिंदुओं को बचा सकता था। यही कारण था कि चू जुंगे ने चूफैन को साधना करने के लिए कहा, ताकि चूफैन कोई परेशानी न खड़ी कर सके। अभी समय है, पहले मैं ग्रैंड दाओ बोन फ्यूजन करवाऊंगा, फिर तुरंत रवाना हो जाऊंगा। उसने मन ही मन सोचा। चू जुंगे ने अपनी हथेली पलटी और उसके हाथ में एक जैड हड्डी प्रकट हुई, जो गहन दाव आकर्षण बिखेर रही थी, मानो अनंत नियम मंत्र लगातार आकाश से उतर रहे हों और उसमें विलीन हो रहे हों। एक बार ग्रैंड दाओ बोन फ्यूजन पूरा हो जाने के बाद उनके शरीर में निस्संदेह एक और परिवर्तन होगा। डॉट 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 डॉट। 3 दिन बाद धमाका। साधना कक्ष से एक भयानक आभा उत्पन्न हुई। ऊर्जा के इन प्रवाहों के प्रभाव से सुरक्षात्मक संरचना सीधे प्रकट हो गई।
अराजकता, प्राचीनता, उदात्तता, उग्रता, दिव्यता और महिमा आपस में गुंथी, अभिसरित हुई और फिर विकसित हुई। एक नज़र में ही चुजुंडे का शरीर एक धुंधली आभा से घिरा हुआ दिखाई दिया। अनगिनत दिव्य दानव प्रेत पीछे से गीत गा रहे थे और उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। उसके सिर के ऊपर दिव्य नियमों का प्रवाह निरंतर जारी था। चुजुंडे के शरीर से शुभ प्रकाश की किरणें फूट रही थीं, मानो कोई गहरा और अद्भुत आकर्षण उत्पन्न हुआ हो और फिर बिखर गया हो। स्विश! जब चुजुंडे ने अपनी आंखें खोली तो ठोस दिव्य प्रकाश निकला और सीधे शून्यलोक को भेद दिया। इतना ही नहीं, अराजकता का असली इरादा और परम विनाश उमड़ पड़ा और फटा हुआ शून्यलोक लंबे समय तक ठीक नहीं हो सका। दिव्य दानव आकाश शोधन चक्र के आशीर्वाद से अराजकता का दिव्य दानव शरीर पहले से ही रूपांतरित होना शुरू हो गया था और अब महान दावस्थी सम्मेलन के बाद ये पूरी तरह से रूपांतरित हो गया है। मेरी वर्तमान शारीरिक बनावट वास्तव में जन्मजात अराजकता शरीर के तुलनीय है और जन्मजात अराजकता शरीर से भी कहीं अधिक असाधारण है। इतना ही नहीं, ग्रैंड दाओ बोन ने मुझमें एक और दिव्य क्षमता, स्वर्गीय आपदा प्रकाश को भी जागृत किया। मेरी ताकत एक बार फिर बढ़ गई है। खुद को महसूस करते हुए चुजुंडे की आंखें चमक उठी और वह मन ही मन बुदबुदाया। स्वर्गीय विपत्ति प्रकाश, इस नाम से यह समझना मुश्किल नहीं था कि यह दिव्य क्षमता आक्रामक प्रकार की थी। एक बार जब दिव्य आपदा का प्रकाश प्रकट हुआ तो इसने स्वर्ग की इच्छा को समाहित कर लिया और इसमें परम आक्रमण की शक्ति समाहित थी। इसका प्रयोग दैवीय शक्तियों या किसी भी वस्तु पर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि चुजुंडे पानी की एक बूंद में दिव्य आपदा का प्रकाश समाहित कर दे तो वह साधारण बूंद भी पहाड़ों को जलाकर राख कर सकती है और समुद्रों को भर सकती है। या फिर इसका प्रत्यक्ष उपयोग किया जा सकता है जिसमें अकल्पनीय शक्ति निहित है। इसके अलावा शारीरिक शक्ति, रक्षा क्षमता और अन्य पहलुओं में दर्जनों गुना वृद्धि हुई थी, जो कि स्वाभाविक है। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि चुजुंडे अपने शारीरिक रूप में पुनः परिवर्तन के बाद एक मानव रूपी खजाना माना जा सकता था। उसके रक्त की एक बूंद में अनेक दिव्य चमत्कार समाहित थे। एकांतवास से बाहर निकल रहा हूँ। बिना समय बर्बाद किए चुजुंडे खड़ी हो गई। अध्याय 45। तियानकैंग प्राचीन नगर। शान शौकत और अहंकार, हद से ज्यादा अहंकारी। चुगेजून, क्या तुम अब बाहर जा रहे हो? तुम्हें वापस आए हुए अभी सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं। तुम्हारी माँ अभी भी तुम्हारे साथ और समय बिताना चाहती है और मैंने अभी तक तुम्हारे लिए कोई उपयुक्त दावरक्षक भी नहीं ढूंढा है। चुजुंडे के बाहर जाने की खबर सुनकर यिनरू एर ने अनिच्छा से कहा। यद्यपि एल्डरचेन परम निर्वाण स्तर पर थे, लेकिन चुजुंडे की वर्तमान स्थिति और क्षमता को देखते हुए वह स्पष्ट रूप से अब दावरक्षक बनने के लिए उपयुक्त नहीं थे। अन्य प्रमुख शक्तियों द्वारा हत्या से बचने के लिए चुबाटियन और यिनरॉय दोनों चुजुंडे को दावरक्षकों से पूरी तरह सुसज्जित करना चाहते थे। यदि संत स्तर का नहीं तो कम से कम उपसंत स्तर का दावरक्षक। हालांकि उपसंत क्षेत्र से ऊपर के शक्तिशाली योद्धाओं को आसानी से पराजित नहीं किया जा सकता था, इसलिए इसमें कुछ समय लगेगा। माँ, चिंता मत करो, मुझ पर दिव्य दानव आकाश शोधन चक्र की छाप है। यदि शत्रु हो तो मैं किसी भी समय दिव्य दानव आकाश शोधन चक्र को बुला सकता हूँ। एक चरमदाव सम्राट हथियार मेरी पूर्ण सुरक्षा के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा मेरी प्रतिष्ठा अभी बहुत बड़ी नहीं है। मैं अभी चू वंश का शाही पुत्र नहीं हूँ, इसलिए कोई भी शाही वंश या पवित्र भूमि मेरे खिलाफ कदम उठाने का जोखिम नहीं उठाएगी। ये सब खत्म हो जाने के बाद मैं वापस आऊंगा। चुजुंडे ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, तुम्हारी माँ अब भी चिंतित है। ऐसा क्यों नहीं करते? तुम्हारे पिता को फिर से एकांतवास में जाना होगा और तुम्हारी माँ को अभी इसकी जरूरत नहीं है। मैं पहले तुम्हारे साथ घूमने चलूंगा। यिनरू एर ने बिना किसी झिझक के इनकार कर दिया। कुछ देर सोचने के बाद यिनरू एर बोली, माँ, आपको ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चुजुंडे ने कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। संपूर्ण ब्रह्मांड पर नजर डाले तो विभिन्न पवित्र भूमियों और शाही कुलों के नेता सभी ऋषि राजा क्षेत्र में थे। जो लोग महान ऋषि क्षेत्र में प्रवेश कर जाते थे वे सेवानिवृत्त होकर ग्रैंड एल्डर बन जाते थे। इस युग में जब न तो कोई महान सम्राट पैदा हुआ था और न ही अर्ध सम्राट प्रकट हुए थे, तब ऋषि राजा क्षेत्र के शक्तिशाली शासक सभी क्षेत्रों पर शासन करते थे। संत मूलतः प्रमुख योद्धा होते थे और सार्वजनिक रूप से बहुत कम दिखाई देते थे। यिनरॉ एर, जो सर्वोच्च संत क्षेत्र की एक शक्तिशाली योद्धा हैं, का दावरक्षक के रूप में कार्य करना, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर और अनावश्यक था। कुछ समझाने बुझाने के बाद यिनरू एर को आखिरकार हार मानकर चुजुंडे की बात सुननी पड़ी, लेकिन फिर भी उसने चुजुंडे को सुरक्षा के लिए कई कीमती वस्तुएं दी और चू कबीले को तैयारियां शुरू करने का आदेश दिया। यिनरॉय के शब्दों में, जब चू कबीले के युवा स्वामी यात्रा कर रहे थे तो उनकी प्रतिष्ठा कमजोर कैसे हो सकती थी। तियानहुआंग महाद्वीप के दक्षिणी वन्य क्षेत्र में स्थित तियानकैंग प्राचीन शहर दक्षिणी वन्य क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर था। यह शहर हमेशा तटस्थ रहने, किसी भी गुट से संबंधित न होने और अपने लंबे इतिहास के लिए प्रसिद्ध था। क्योंकि स्वर्गीय खजाना मंडप की 10 वर्षीय नीलामी शुरू होने वाली थी, इसलिए पूरा तियानकैंग प्राचीन शहर असाधारण रूप से जीवन था। तियानहुआंग महाद्वीप की विभिन्न शक्तियों के लोग ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के अन्य जीवनयुक्त ग्रहों के शक्तिशाली लोग भी थे जिन्होंने तारामंडल को पार किया था। स्वर्गीय खजाना मंडप इस ब्रह्मांड की शीर्ष शक्तियों में से एक है। यह शाही कुलों या पवित्र भूमियों से किसी भी तरह कमतर नहीं था, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे धनी शक्ति होने का दावा करता था। जो कोई भी चाहे, बशर्ते वह कीमत चुका सके, स्वर्गीय खजाना मंडप उसे ढूंढ कर दे सकता था। एक नज़र में ही तियानकैंग प्राचीन शहर के आकाश में कभी कभी एक भव्य आभा प्रकट होती थी और कई असामान्य घटनाएं क्षण भर के लिए नजर आती थीं। भयानक ऊर्जा अक्सर प्रकट होती थी। अमर शाही वंश, ये वंश के लोग भी आ गए हैं। प्राचीन वंश, चैन वंश का विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति भी आ गया है। यहाँ तक कि तारा में आकाश के जीव जाति के शाही परिवारों में से एक फीनिक्स कबीले के लोग भी आ गए हैं। जेड लेक होली लैंड, पर्पल मैंशन होली लैंड, फ्लोटिंग लाइट होली लैंड, ग्रेट सन होली लैंड, कितने होली लैंड आ चुके हैं। हे भगवान, जल्दी देखो, ब्रह्मांडीय दिव्य वंश का तीसरा राजकुमार आ चुका है। ये तीसरा राजकुमार ब्रह्मांडीय युवराज का छोटा भाई है। कहा जाता है कि ब्रह्मांडीय युवराज कई तारामंडलों को पराजित कर चुका है और उसकी शक्ति पूर्वज के बराबर है। उसके छोटे भाई की शक्ति को भी कम नहीं आंकना चाहिए और वह वास्तव में तारामंडल पार करके यहाँ आया है। साधक शहर के द्वार पर एकत्रित हो गए और जैसे ही उन्होंने विभिन्न शक्तियों के एक के बाद एक शक्तिशाली लोगों को आते देखा, वे तुरंत विस्मयबोध से भर उठे, लगातार गहरी सांसें लेते रहे। उनकी आंखें ईर्ष्या और लालसा दोनों से भरी हुई थीं। धमाका! अचानक आकाश में नाटकीय परिवर्तन हुआ और हवाएं और बादल थरथरा उठे। प्राचीन और अमर जैसी ऊर्जा अचानक दूर आकाश से प्रकट हुई और पल भर में असंख्य दिव्य राक्षसों की ऊर्जा प्रकाशित होकर फैल गई।
मानो किसी बात का आभास होते ही त्यानकेंग प्राचीन शहर की विभिन्न प्रमुख शक्तियों के प्रतिभाशाली और शक्तिशाली लोग सभी ऊपर की ओर देखने लगे। घातक चीखे निकलने के साथ ही ऐसा लग रहा था मानो शून्य क्षेत्र में खून का एक अंतहीन सागर उमड़ रहा हो और घनी दुष्टि साकार होती हुई प्रतीत हो रही थी। दबी हुई पदचाप की एक श्रृंखला के साथ युद्ध कवच पहने हजारों निर्मम व्यक्ति एक के बाद एक शून्य क्षेत्र से बाहर निकले। दिव्य दानव रक्षकों, यह अमर शाही वंश है, चू वंश। क्या चू वंश भी आ गया है? वाह, क्या शानदार प्रदर्शन था। इन लोगों को देखकर अनगिनत लोगों ने तुरंत उनकी पहचान कर ली। इससे पहले कि वे कुछ सोच पाते, एक और चौंकाने वाला बदलाव आ गया। आकाश में बैंगनी रंग की ऊर्जा की एक हल्की सी धारा एकत्रित हुई और तुरंत ही अनंत विस्तार वाले बैंगनी रंग के ऊर्जा के विशाल मार्ग का निर्माण हो गया। सुनहरी रोशनी भी अचानक प्रकट हुई, मानो दो विशाल सूर्य नीचे उतर आए हों और मार्ग को सुशोभित करने वाले चमकदार दीपकों में परिवर्तित हो गए हों। फिर आकाश में ड्रैगन की दहाड़ों की एक श्रृंखला गूंज उठी और पीक वर्ल्ड रिफाइनिंग दायरे से संबंधित की हुई बिना किसी छिपाव के त्यानकेंग प्राचीन शहर की ओर बढ़ गई। इसके तुरंत बाद शून्य लोक से 9 बार ड्रैगन एक शाही महल को खींचते हुए बाहर निकले। आकाश में नियमों की रेखाएं प्रकट हुई और विकसित हुई, मानो कमल की पंखुड़ियों में परिवर्तित होकर उनके साथ साथ चल रही हों। पीक वर्ल्ड रिफाइनिंग दायरे में बाढ़ ड्रैगन की आत्माएं, हजारों की संख्या में दिव्य दानव रक्षक रास्ता साफ कर रहे हैं और यहाँ तक कि बाढ़ के ड्रैगन एक चलते फिरते महल को खींच रहे हैं। कई साधकों ने हैरानी जताई और विभिन्न शक्तियों के प्रतिभाशाली लोगों को थोड़ा सिरदर्द महसूस होने लगा। ये प्रदर्शन सिर्फ भव्य होने की बात नहीं थी, ये तो पहले से ही अपनी चरम सीमा पर था। चू जुंगे आ गई है। क्या ये चू जुंगे है, चू कबीले का युवा सरदार जो अभी अभी लौटा है? असंख्य प्रभावशाली व्यक्तियों ने अपने दिल में इस बात को समझा। उन्होंने पहले सोचा था कि चू जुंगे त्यानकेंग प्राचीन शहर में प्रवेश करेगा, लेकिन आगे जो हुआ उसने सभी को अचंभित कर दिया। क्या आप प्राचीन शहर में प्रवेश करना चाहते हैं? चू जुंगे का ऐसा कोई इरादा नहीं था। महल से केवल दासियों का एक समूह बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। कुछ तेज नजर वाले लोगों ने तुरंत महसूस किया कि इन दासियों की साधना भी स्वर्गीय अस्थि स्तर की थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। असंख्य कृषक। 6 क्या शानदार प्रदर्शन था। असंख्य लोगों की आश्चर्यचकित निगाहों के बीच नौकरानियों ने एक एक करके मेजें, प्रार्थना की चटाइयां, नाश्ता, आध्यात्मिक फल, आध्यात्मिक चाय और अन्य वस्तुएं सजाईं। इसके तुरंत बाद चू जुंगे, जिसका चेहरा धुंधला था लेकिन उसमें अपार भव्यता झलक रही थी और जिसकी ऊर्जा किसी अथाह खाई की तरह गहरी और अथाह थी, धीरे धीरे महल से बाहर निकलते हुए दिखाई दिया। केवल उसकी आंखें ही धुंध को भेदने में सक्षम प्रतीत होती थीं, जिससे उसे देखने वाला हर कोई भयभीत हो जाता था। सबकी निगाहों के बीच चू जुंगे शांति से एक प्रार्थना की चटाई पर बैठी चुपचाप चाय पी रही थी और नीलामी शुरू होने का इंतजार कर रही थी। वह यही इंतजार कर रहा था। क्या ऐसा करना बहुत ही लापरवाह और अहंकारी था? एक और जीवन जीने और एक प्रणाली होने के बावजूद यदि वह अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता तो क्या ये जीवन की व्यर्थता नहीं होगी? चू जुंगे को दूसरों की निगाहों की परवाह कैसे हो सकती है? जब तक वह खुश था उतना ही काफी था। दूसरों को खुशी हो या ना हो, इससे उसे क्या लेना देना था? उसे बस इतना जानना था कि जो भी उसे दुखी करेगा वह बदले में उसे दुखी कर देगा। त्यानकान प्राचीन शहर में रहना बहुत उबाऊ था। उसका यात्रा महल कहीं बेहतर सुविधाओं से लैस था और वह ये भी देख सकता था कि कौन आएगा। क्यों नहीं, चूंकि यह त्यानहुआंग में उनकी पहली उपस्थिति थी, इसलिए वे यथासंभव हाई प्रोफाइल रहना चाहते थे। अभिमानी, अहंकारी, हद से ज्यादा धृष्टता। चू जुंगे का इससे क्या तात्पर्य है? सभी शत्रुओं को सीधे दबा देना। वह किसी को भी अपनी आंखों के सामने नहीं रखता। वह तो त्यानहुआंग प्राचीन शहर के प्रवेश द्वार पर ही रुका हुआ है। कई महाशक्तियों के मन में एक के बाद एक कई विचार कौंध गए। विभिन्न प्रमुख ताकतों के प्रतिभाशाली लोग स्तब्ध रह गए। कुछ के मन में क्रोध उमड़ रहा था, जबकि अन्य की आंखें चमक रही थीं, मानो उन्होंने कुछ सीख लिया हो। इस समय पूरे त्यानकेंग प्राचीन शहर में अफरा तफरी मची हुई थी। अगले ही पल अचानक कई चौंकाने वाले बदलाव सामने आ गए। अध्याय 46 प्रत्येक अपनी विशेष शक्तियों का प्रदर्शन करता है। ये वंश परीक्षण। चू जुंगे का मूल्यांकन। धमाका। क्षितिज पर एक समृद्ध जीवंतता फैल गई, मानो जीवनदायिनी प्रकाश चमक रहा हो और अनगिनत दाव और नियमों से निर्मित एक जीवन वृक्ष ने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया। इसके बाद गेंगजन इविल क्यूई आकाश में व्याप्त हो गई, जो एक अनंत विस्तार में बदल गई और शून्य क्षेत्र से शाप वेपन्स प्रकट हुए और फिर आकाश के एक कोने में एक मंच बनाने के लिए विलीन हो गए। फिर आग की रोशनी के प्रतिबिंब के नीचे एक उटोंग प्राचीन वृक्ष प्रकट हुआ और ब्रह्मांड में अपनी जड़ें जमा लीं। अलौकिक अमरलोक, तारों की रोशनी की चमक, महान सूर्य शिवालय। विभिन्न घटनाएं क्षण भर में प्रकट हुईं और फिर क्रमिक रूप से खुली और विकसित हुईं, जिससे शून्य लोक में दाव क्षेत्र का निर्माण हुआ। पल भर में विलक्षण प्रतिभाएं शून्य लोक में पहुंच गईं और उन्होंने अपने द्वारा निर्मित घटनाओं और दिव्य अभिव्यक्तियों के भीतर अपना स्थान ग्रहण कर लिया। क्या चू जुंगे दिखावा कर रही है? तो फिर वे कैसे चूक सकते थे? वे सभी प्रमुख शक्तियां हैं, प्रमुख शक्तियों से संबंधित हैं, तो वे अपनी प्रतिष्ठा कैसे खो सकते हैं? उनमें से पर्पल मैंशन होली लैंड के सच्चे शिष्य ने कोई असाधारण घटना प्रकट नहीं की, बल्कि सम्राट महल में आकर चू जुंगे को आदरपूर्वक प्रणाम किया। पर्पल मैंशन के ग्रैंड एल्डर चू जुंगे के नाना हैं और पूर्व संत चू जुंगे की माता थीं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पर्पल मैंशन और चू वंश के बीच कितना घनिष्ठ संबंध है। वे पहले से ही एक परिवार की तरह थे, इसलिए जब चू कबीले के युवा स्वामी चू जुंगे पहुंचे तो पर्पल मैंशन के सच्चे शिष्य को स्वाभाविक रूप से आकर सम्मान देना आवश्यक था। चू जुंगे ने बेशक संकोच या रूखापन नहीं दिखाया, उन्होंने सच्चे शिष्य को गर्मजोशी से बैठने और बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया। इसी बीच त्यानकेंग प्राचीन शहर के सभी साधक बिना किसी अपवाद के शून्य क्षेत्र को स्तब्ध होकर घूर रहे थे। उन सभी को लगा कि इस नीलामी की शैली असाधारण रूप से परिष्कृत और अपरंपरागत थी और वे चुपचाप चू जुंगे को प्रशंसा से भरी निगाहों से देखते रहे। वह सचमुच एक ऐसा व्यक्ति था जो गाता नहीं था, लेकिन जब वह गाता था तो वह सबको चकित कर देता था। चू कबीले के युवा स्वामी के पहले आगमन ने ही ऐसी हलचल मचा दी थी। अन्य शक्तियों के कुछ विलक्षण प्रतिभावान लोग भी थे जिन्होंने इसे अपना नाम बनाने का एक अच्छा अवसर समझा और प्रेरणा की एक चमक के साथ वे भी ऐसा ही करना चाहते थे और ब्रह्मांड में एक दाव क्षेत्र को प्रकट करके उस पर शासन करना चाहते थे। तब जैसा कुछ नहीं था। चू जुंगे को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। ये कबीले, चेन कबीले, फीनिक्स कबीले और अन्य प्रमुख शक्तियों के प्रतिभाशाली लोगों ने उन पर एक नजर डाली, फिर एक के बाद एक कार्रवाई करते हुए उन्हें शून्य लोक से नीचे गिरा दिया। उनके साथ बैठने के योग्य होने के लिए उनमें किस स्तर की योग्यता है? यहाँ मौजूद हर शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है और प्रत्येक शक्ति अनगिनत तारा धाराओं को दबाने और अरबों जीवनयुक्त ग्रहों को अपने अधीन करने में सक्षम है। त्यानहुआंग प्राचीन तारे पर विकसित हुई कुछ शक्तियाँ, क्या उनकी तुलना उनसे करने योग्य है?
क्या मजाक। बेशक, चू जुंगे की पहली उपस्थिति, और वह भी इतनी हाई प्रोफाइल उपस्थिति, तियानहुआन महाद्वीप पर कई बार हलचल मचाने के बाद विभिन्न प्रमुख शक्तियों के प्रतिभाशाली लोग स्पष्ट रूप से चू जुंगे में बहुत रुचि रखते थे। क्या चू कबीले का युवा स्वामी वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के योग्य है, या वह केवल एक खोखला नाम है? विभिन्न प्रमुख शक्तियों के प्रतिभाशाली लोग चिंतनशील भाव से विचार कर रहे थे। उनमें से अमर सम्राट वंश के ये वंश के एक सदस्य, जो पहले से ही चू वंश के प्रति शत्रुतापूर्ण था, के दिल में थोड़ी हलचल महसूस हुई। हम अपनी ताकत के लिए जाने जाते हैं, फिर भी चू जुंगे प्रचार और हथकंडों के जरिए प्रसिद्धि हासिल करता है। इस बार उनका आगमन इतना भव्य है, या शायद चू कबीले द्वारा चू जुंगे की वापसी के लिए जानबूझकर माहौल बनाने की कोशिश है। ये कबीले के युवा स्वामी, ये लोटियन, चिंतनशील भाव से सोचने लगे। उन्हें विश्वास नहीं था कि बाहर खोया हुआ चू कबीले का एक युवा मास्टर वास्तव में इतना शक्तिशाली होगा। चाहे उसकी ताकत वाकई असाधारण हो या वह सिर्फ एक दिखावटी हथियार हो, उसकी परीक्षा तो अभी बाकी है। मेरा बड़ा भाई एकांत में है, इसलिए मैं ये जिम्मेदारी उठाऊंगा और उसके लिए स्थिति का जायजा लूंगा। ये लोटियन ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। बड़ा भाई, ये लोटियन के बड़े भाई ये कबीले के सम्राट के पुत्र ये लिंतियान हैं। चाहे वह सम्राट वंश हो या विभिन्न पवित्र भूमि, सम्राट पुत्र और संत के पद आसानी से प्राप्त नहीं होते। इसके लिए व्यक्ति को अपनी शक्ति में महत्वपूर्ण योगदान देना पड़ता है। उदाहरण के लिए, ये कबीले के ये लिंटियन ने एक बार अकेले ही कई जीवन युक्त ग्रहों को दबा दिया था, जिन्होंने ये कबीले के साथ विश्वासघात किया था, जिससे उन्हें ये कबीले के सम्राट के बच्चे का पद प्राप्त हुआ। इसी वजह से चू जुंगे अपनी प्रतिभा के दम पर सीधे चू वंश के सम्राट का पुत्र बन सकता था, लेकिन वह नहीं बन सका। यह नियमों के कारण हुआ। कुछ देर सोचने के बाद ये लोटियन ने नीचे मौजूद साधकों की ओर देखा और अपनी आवाज प्रसारित करते हुए उसके होंठ हिलने लगे। उन्हें व्यक्तिगत रूप से चू जुंगे की परीक्षा लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। चू जुंगे, एक अनुभवहीन नवागंतुक जो अभी अभी चू कबीले का युवा मुखिया बना था, क्या वह उससे तुलना किए जाने योग्य था, जो दशकों से ये कबीले का युवा मुखिया था और दशकों से परिवार द्वारा पाला पोसा गया था? यदि वह व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करता तो यह बहुत अपमानजनक होता। इसलिए बेहतर यही होगा कि वह पहले अपने प्यादों को ही अपनी परीक्षा लेने दे। छी, चू कबीले का ये युवा मालिक तो हद ही कर देता है। बाकी सभी प्रमुख शक्तियां चुपचाप आईं, लेकिन चू जुंगे अकेला ही इतना हाई प्रोफाइल है। क्या ये सही नहीं है? कोई ऐसा व्यक्ति जो बीच में ही सम्राट वंश में लौट आया हो, जिसकी अपनी ताकत अभी भी अज्ञात है, फिर भी वह इतना चर्चित है। अगर आप मुझसे पूछें तो यह अभी भी अज्ञात है कि क्या चू कबीले का ये युवा स्वामी अन्य प्रमुख शक्तियों के बराबर होने के योग्य है या नहीं। सम्मान पाने के लिए इन भव्य प्रदर्शनों की जरूरत नहीं होती, बल्कि ताकत की जरूरत होती है, अपनी खुद की ताकत की। चू जुंगे के पास कौन सी ताकत है? वे पहले के दावे सही थे या गलत, यह अज्ञात है। अरे यार, अगर मुझसे पूछो तो चू जुंगे तो बस एक बड़ा नाम है। शायद चू परिवार जानबूझकर चू जुंगे की वापसी के लिए माहौल बना रहा है। कौन कह सकता है कि यह सच नहीं है? कोई ऐसा व्यक्ति जो बाहर भटकता रहा हो और जिसे कभी सम्राट वंश की विरासत न मिली हो, वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? क्या ये स्पष्ट रूप से एक कल्पना नहीं है? चू कबीले का व्यवहार बेहद घिनौना है। जो व्यक्ति बीच में ही परिवार में लौट आया है, उसके लिए वे अपनी प्रतिष्ठा की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। ये लोटियन का वॉइस ट्रांसमिशन प्राप्त करने के तुरंत बाद तियानकैंग प्राचीन शहर के प्रवेश द्वार पर मौजूद साधक एक के बाद एक बोलने लगे। अन्य साधकों ने कुछ गड़बड़ महसूस की और चुपचाप कुछ दूरी पर चले गए। जाहिर है वे मूर्ख नहीं थे। इन बोलने वाले साधकों को कोई परवाह नहीं थी, बल्कि वे और भी ज्यादा उत्साहित हो गए। उनके चेहरे लाल और उत्सुक हो गए, मानो उनमें मुर्गी का खून इंजेक्ट कर दिया गया हो। ये कबीले के युवा स्वामी ने पहले ही वादा किया था कि जब तक वे चू जुंगे को कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, उनकी संबंधित शक्तियों को ये कबीले का संरक्षण प्राप्त होगा और ये कबीले के युवा स्वामी उनकी रक्षा करेंगे। जब ऐसा था तो वे किस बात से डर रहे थे? ये वंश चू वंश से कमजोर नहीं था। ये तो बस चू जुंगे को उकसाने जैसा था। किसे परवाह थी? असली फायदे तो हाथ में मौजूद लाभ थे। थोड़ा दिलचस्प, देखने लायक एक अच्छा शो है। हे, चू जुंगे कैसे जवाब देगा? बहुत बढ़िया, चलो देखते हैं कि इस चू जुंगे में वास्तव में कितनी ताकत है। नीलामी अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन हमें शुरुआत के लिए कुछ न कुछ मिल ही गया है। उत्कृष्ट। विभिन्न प्रमुख शक्तियों के प्रतिभाशाली छात्रों ने नीचे हो रहे शोर को सुना। उनकी आंखें चमक उठी, कुछ रुचि से, कुछ उत्साह से और कुछ चंचल या उपहासपूर्ण मुस्कान के साथ मनोरंजन की तलाश में देख रहे थे। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की निगाहें चू वंश के सम्राट महल पर टिकी हुई थीं। सभी को इस बात का बेसब्री से इंतजार था कि चू जुंगे इस स्थिति को कैसे सुलझाएगी। अहंकारी पर्पल मैंशन के सच्चे शिष्य लेई होंग्युन, जो चू जुंगे से बातचीत कर रहे थे, उनकी आंखों में अचानक कठोरता की झलक दिखाई दी और वे क्रोध में आकर खड़े हो गए। युवा स्वामी, ये चींटियां आपको बदनाम करने की हिम्मत करती हैं। यह न केवल चू वंश के लिए, बल्कि मेरे बैंगनी महल के पवित्र क्षेत्र के लिए भी एक चुनौती है। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मैं इन्हें दबा दूंगा। लेई होंग्युन ने गहरी आवाज में कहा। इतनी परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। चू जुंगे ने ये कबीले की ओर देखा, उसकी निगाहें मानो गहरी थीं। उसने अभी अपनी योजनाएं शुरू भी नहीं की थी कि ये कबीले में हलचल मच गई। क्या संयोग है, बहुत बढ़िया। वह इस अवसर का उपयोग नींव रखने के लिए कर सकता है और फिर बाद में चू फैन को अपने जाल में फंसाकर अपना लक्ष्य हासिल कर सकता है। चू जुंगे ने धीरे से मुस्कुराते हुए लेई होंग्युन और बाकी सभी की निगाहों के सामने चाय की एक घूंट ली, फिर एक उंगली बढ़ाई और चाय की बूंदें तेजी से नीचे गिर गईं। क्या वह खुद अभिनय करेगा? बहुत अपमानजनक। इतनी परेशानी क्यों उठानी? वह उन्हें पानी की कुछ बूंदों से दबा देता था। अध्याय 47 पानी की एक बूंद स्वर की हड्डी को दबा देती है। ये लोटियन, क्या मैं एक सीढ़ी हूँ? क्या पानी की कुछ बूंदें उन्हें दबा देंगी? अभिमानी, वह तो केवल पारलौकिक स्तर पर है और ये लोग भले ही कमजोर हों, फिर भी दिव्य खजाना स्तर या स्वर्गीय अस्थि स्तर पर हैं। क्या उसे लगता है कि वह उन्हें पानी की कुछ बूंदों से ही दबा सकता है? छी, क्या गजब का चू जुंगे है। ऐसे समय में भी दिखावा करने की कोशिश कर रहे हो। उसे दिखावा करने में नाकाम रहने और इसके बजाय कुचले जाने का डर नहीं है। विभिन्न प्रमुख शक्तियों के प्रतिभाशाली छात्र इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। उन्हें इस पर विश्वास करना मुश्किल लग रहा था। फिर उनके चेहरे के भाव नरम पड़ गए और उनकी जिज्ञासा और भी तीव्र हो गई। और जो साधक जानबूझकर व्यंग्यात्मक टिप्पणियां कर रहे थे, वे शुरू में घबरा गए। आखिरकार चू जुंग चू कबीले का युवा स्वामी था और भले ही उनका स्तर चू जुंग से थोड़ा अधिक था, उन्हें विश्वास नहीं था कि चू जुंग की शक्ति उनसे कम होगी। लेकिन फिर उसने तो सिर्फ कुछ बूंद पानी का ही इस्तेमाल किया था। क्या वह उन्हें इतना नीचा समझता है? क्या इसमें कोई अच्छी बात है? तब वे आराम कर सकते थे। हो सकता है कि वे चू जुंगे के खिलाफ लड़ाई न जीत पाएं, लेकिन अगर बात सिर्फ कुछ बूंद पानी की हो तो हम कर सकते हैं। हम काफी अच्छे हैं। क्या चू कबीले का युवा मालिक इतना तुच्छ है?
मैंने बस कुछ शब्द कहे और वो पहले ही क्रोधित हो गया। तो चलो मैं चू कबीले के युवा मालिक की ताकत का अनुभव करूं। चू कबीले के युवा स्वामी, आप बहुत अधिक आत्मविश्वास में हैं। क्या आपको लगता है कि पानी की एक बूंद मुझे दबा सकती है? चू कबीले के युवा स्वामी, चूंकि आप लड़ना चाहते हैं तो हम भी आपके साथ लड़ेंगे। तो मुझे चू कबीले के युवा स्वामी की शानदार चालों का अनुभव करने दीजिए। जैसे ही साधक आगे बढ़े और हवा में उड़ गए, उनकी दिव्य शक्ति प्रवाहित होने लगी और दिव्य खजाना क्षेत्र और स्वर्गीय अस्थि क्षेत्र से संबंधित आभा पूरी तरह से फूट पड़ी। तेज आवाजें गूंज उठीं। दिव्य शक्तियां प्रकट हुईं और स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति या धर्म की शक्ति का संगम हुआ, क्योंकि विभिन्न प्रकार की आक्रामक तकनीकों का प्रदर्शन और प्रयोग किया गया। आध्यात्मिक ऊर्जा उनके चारों ओर एकत्रित होकर विशाल, निरंतर फैलती लहरों का निर्माण करने लगी। धमाका! पानी की बूंदों की गति अचानक बढ़ गई। सबकी निगाहों के सामने इन कई साधकों ने दहाड़ लगाए और अपनी विभिन्न दिव्य शक्तियों से पानी की बूंदों पर हमला किया। ठीक उसी क्षण पानी की प्रत्येक बूंद स्वर्ग और पृथ्वी की दिव्य और महान शक्ति से भर उठी, मानो स्वर्ग और पृथ्वी की इच्छा रहस्यमय रूप से उसके भीतर समाहित हो। ये है, विभिन्न प्रमुख शक्तियों के प्रतिभाशाली लोगों को मानो कुछ आभास हुआ और उनकी निगाहें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये कबीले के ये लोटियन के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए और वह तुरंत उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दिव्य प्रलय का प्रकाश चमक उठा और पानी की प्रत्येक बूंद के भीतर मानो प्रलय और विनाश के संसार का आभास था। यद्यपि वे पानी की बूंदें थीं, वे संसारों के समान प्रतीत होती थीं। जब साधकों के हमले पानी की बूंदों पर पड़े तो बूंदों में केवल हल्की सी लहर उठी और फिर उन्होंने उनके हमलों को पूरी तरह से निगल लिया। ऐसा लगा मानो इस क्षण समय की सीमा टूट गई हो। पल भर में पानी की एक एक बूंद एक साधक के सामने प्रकट होने लगी। उनकी भयभीत और निराश निगाहों के नीचे जैसे ही पानी की बूंदें उन्हें छुईं, इन साधकों का सार, ची और आत्मा तेजी से गायब हो गई और उनके पूरे शरीर धूल में बदलते हुए प्रतीत हुए, पूरी तरह से मिट गए। तेज, बेहद तेज, इतनी तेजी से कि किसी को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। पल भर में ही उन सबको दबा दिया गया। जब वे सब मिटा दिए गए तभी ये लोटियन खड़ा हुआ, उसका हाथ अभी भी हवा में अकड़ा हुआ था। ये किस प्रकार की दैवीय क्षमता है? ग्रैंड दाओ बोन की आभा। क्या ऐसा हो सकता है कि चूजुंडे ने न केवल चू वंश के अमर देव और दानव शरीर को जागृत किया हो, बल्कि उसके पास ग्रैंड दाओ बोन भी हो? ये दिव्य संकट का प्रकाश है। विभिन्न प्रमुख शक्तियों के प्रतिभाशाली योद्धा गहरे सदमे में थे। चूजुंडे की और उनकी पहले की सहज निगाहें अब अत्यंत गंभीर हो गई थीं। यदि प्रमुख शक्तियां ऐसी थीं तो अन्य साधकों की भावनाओं और विचारों की कल्पना की जा सकती है। उनके पास ग्रैंड दाओ बोन और सेलेस्टियल ट्राइबुलेशन लाइट को पहचानने के लिए इतनी तीक्ष्ण दृष्टि नहीं थी। सभी लोग अवाक रह गए और उनकी सांसें थम सी गईं। ऐसा लग रहा था मानो उनकी सांसों के साथ साथ तियानगैंग प्राचीन शहर का तापमान भी बढ़ रहा हो। उनके हृदयों में हजारों शब्द उमड़ पड़े और अंत में विभिन्न साधकों के मन में केवल एक ही विचार रह गया। यह इतना भयावह था, एक बूंद पानी की क्या एक दिव्य अस्थि क्षेत्र के विशेषज्ञ को दबा सकती है? अविश्वसनीय, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। क्या ये चू कबीले के युवा स्वामी की ताकत है? क्या यह एक अमरशाही कबीले की शक्ति है? चू कबीले में लौटने के तुरंत बाद इतनी भयानक ताकत का होना। साधकों ने मुश्किल से अपनी सांस रोकी, उनकी आंखें विस्मय से भर गईं। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। ये लोटियन का चेहरा राख हो गया। उसका इरादा तो केवल चूजुन की ताकत का आकलन करना था, लेकिन इसके बजाय उसने चूजुन की ताकत का आकलन नहीं किया और चूजुन को अपना अधिकार स्थापित करने में मदद की। अगर ये लोटियन ली फैन और चू फैन को जानता होता तो वह सहानुभूति से समझ पाता कि निराशा और क्रोध का अनुभव कैसा होता है, लेकिन वह उन्हें नहीं जानता था, इसलिए इस समय उसके मन में केवल क्रोध ही था। क्या मैं अपने ये कबीले को सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल कर रहा हूँ? उसकी यह मजाल। दिव्य दानव रक्षकों, मेरी आज्ञा सुनो। पता लगाओ कि ये लोग किस शक्ति से संबंधित हैं। शाही वंश का अपमान नहीं किया जा सकता। चूंकि इन लोगों ने इतनी उग्रता से बात की है, इसलिए इन सभी का नाश कर दिया जाए। सबकी जटिल निगाहों के बीच चूजुंडे का चेहरा शांत रहा, मानो अविचलित हो। उन कुछ मस्खरों की वजह से उसके भावों में कोई बदलाव नहीं आया। उसने बस चाय की एक घूंट ली और उदासीनता से बोला, हाँ हाँ हाँ। हजारों दिव्य दानव रक्षकों ने एक साथ जयकार की। पर्पल मैंशन के शिष्यों, मेरी आज्ञा सुनो। इन अभद्र व्यक्तियों को दबाने में चू कबीले की सहायता करो। लेई होंग्यून कांप उठी, फिर होश में आए और तुरंत आदेश दे दिया। उद्धरण चिन्ह, अल्पविराम, उद्धरण चिन्ह। ये लोटियन का चेहरा उदास हो गया। तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये लोग मेरे हैं, फिर भी तुमने न केवल उनका सफाया किया बल्कि उनकी शक्तियों के लिए मुसीबत भी खड़ी करना चाहते हो। ये हमारे ये कबीले के लिए एक करारा तमाचा है। युवा स्वामी, चूजुंडे के साथ कोई दाव रक्षक नहीं है। सबसे शक्तिशाली निर्वाण क्षेत्र शिखर विशेषज्ञ हैं जो उनके रथ को चला रहे हैं और ये 9 ड्रैगन आत्माएं हैं। इसी क्षण ये लोटियन के दाव रक्षक की आवाज उसके कानों तक पहुंची। जब वह बाहर गया तो अपने साथ दाव रक्षक भी नहीं लाया। ये लोटियन की आंखें चमक उठीं। एल्डर जहां की उन्नत स्तर की साधना के साथ इन 9 ड्रैगन आत्माओं और लेई होंग्यून के दाव रक्षक को रोकना आसान होगा। उस स्थिति में ये लोटियन ने अपने होंठ चाटे, उसकी आंखों में हत्या का हल्का सा इरादा झलक रहा था। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि चूजुंडे दाव रक्षक क्यों नहीं लाया था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अच्छा ही हुआ कि वह नहीं लाया था। क्या ये सबसे अच्छा अवसर नहीं था? यदि वह चूजुंडे को दबाकर मार डालने में सफल हो जाता है तो यह चूवंश की प्रतिष्ठा को गंभीर आघात होगा। चूजुंडे, चूवंश के प्रतिष्ठित युवा स्वामी होने के नाते कुछ साधकों को लेकर इतना हंगामा क्यों मचा रहे हैं? आपको शाही वंश के युवा स्वामी की उदारता दिखानी चाहिए, हमें शर्मिंदा न करें। अपना निर्णय लेने के बाद ये लोटियन हंस पड़ा। उसकी आवाज में हल्की सी उपहास की झलक थी जो पूरे शून्य क्षेत्र में गूंज उठी। सभी साधकों ने ये सुना और अपनी निगाहें ये लोटियन और चूजुंडे की ओर घुमा लीं। देखने लायक एक बढ़िया शो है। क्या अमर शाही वंश ये वंश का मुकाबला अमर शाही वंश चूवंश से होने वाला है? जिस समय सभी लोग यह अनुमान लगा रहे थे कि चूजुंडे किस तरह से जवाबी कार्रवाई करेगी, अप्रत्याशित रूप से शाही महल में सन्नाटा छा गया। कोई आवाज नहीं सुनाई दी। स्वीकार करना, चूजुंडे ने जवाब तक नहीं दिया। उसने बस उसे नजरअंदाज कर दिया। अभिमानी, यही विचार सबके मन में कौंध गया। अपने पहले के हाई प्रोफाइल प्रवेश के अनुरूप चूजुंडे वास्तव में अहंकारी था। उद्धरण चिन्ह, अल्पविराम, उद्धरण चिन्ह। ये लोटियन को ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य थप्पड़ ने उसके चेहरे पर वार किया हो, जिससे उसका चेहरा और भी उदास हो गया। विशेषकर दिव्य दानव रक्षकों को शून्य क्षेत्र को चीरते हुए और वहां से निकलने की तैयारी करते देख ये लोटियन ने ठंडी सांस ली और दिव्य शक्ति से ओतप्रोत एक ध्वनि तरंग दिव्य दानव रक्षकों की ओर तेजी से बढ़ी।
क्या इस युवा स्वामी ने तुम्हें हटने के लिए कहा था? धमाका, इस क्षण आरोही सीढ़ी क्षेत्र की शक्ति का विस्फोट हुआ। अध्याय 48, एक गिलास पानी झरने में बदल जाता है, ये कबीले का युवा स्वामी। पल भर में मौत, नीलामी शुरू होती है। क्या मैंने तुम्हें उसे रोकने की अनुमति दी थी? चू जुंगे ने लेई होंग्युन को कार्रवाई करने से रोकने के लिए हाथ उठाया। उसकी आवाज शांत थी और उसने ये लोटियन के शब्दों को उसे लौटा दिया। जैसे ही उसके शब्द समाप्त हुए, चू जुंगे गुस्से में आ गया और उसने सीधे अपने हाथ में रखी चाय को झटक दिया। पल भर में चाय शून्य लोक में गिर गई और तारों की एक अशांत अंतहीन नदी में बदल गई, मानो आकाश के अनगिनत तारों का प्रकाश उस पर पड़कर चाय में समा गया हो। तारों की रोशनी में आधी कप चाय अनंत रूप से बढ़ती हुई प्रतीत हुई और पल भर में पानी के एक विशाल विस्तार में परिवर्तित हो गई। अराजकता का आदिम प्रकाश विलय हो गया। सभी कानून एक में समाहित होकर लौट आएंगे। आकाशीय आपदा का प्रकाश विलय हो गया। ऐसा लग रहा था मानो यह अपनी मूल सरलता में लौट आया हो, जैसे महान दाव अपने सबसे सरल रूप में हो। पहली नजर में पानी का यह हसीन विस्तार शक्तिहीन प्रतीत होता था, फिर भी इसने लोगों में भय की एक चरम अनुभूति पैदा कर दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये लोटियन दिखने में तो गुस्से में लग रहा था, लेकिन असल में वह बेहद खुश था। उन्हें चू जुंगे के अभिनय करने से डर नहीं था, उन्हें तो सिर्फ चू जुंगे के अभिनय न करने से डर था। और उसने अहंकारपूर्वक बैठे रहने और हमले की प्रतीक्षा करने का साहस किया। फिर वह उसे दिखाएगा कि एक सच्चा विलक्षण प्रतिभाधारी क्या होता है, एक सच्चा शक्तिशाली व्यक्ति क्या होता है। ये लोटियन जानता था कि चू जुंग ने कई बार अपनी साधना स्तर से ऊपर के स्तर के योद्धाओं से लड़ाई की थी, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। इस बार वह चू जुंग को यह बता देगा कि एक सच्चे प्रतिभावान योद्धा के सामने अपनी साधना स्तर से ऊपर के स्तर के योद्धाओं से लड़ना महज एक मजाक है। वह अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग करके चू जुंगे को पूरी तरह से कुचल देगा और दबा देगा। धमाका, ये वंश की सृजनात्मक अमर दिव्य देह को ये लोटियन द्वारा पुनर्तः जागृत किया गया था। जैसे ही ये कबीले का शाही धर्मग्रंथ तारा में ब्रह्मांड धर्मग्रंथ प्रसारित हुआ, विशाल जीवन शक्ति का एक प्रवाह फूट पड़ा, जिससे ये लोटियन के पीछे एक प्राचीन जीवन वृक्ष की एक प्रेत छवि प्रकट होती हुई प्रतीत हुई। ये लोटियन ने ऐसी दहाड़ मारी मानो पहाड़ और नदियां ढह रही हों। एक ही मुक्के से उसने अपनी महान आक्रमणकारी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया, जिससे अनगिनत मुक्कों के निशान और विनाशकारी अग्नि की लहरें फैल गईं। उसके रक्त की ऊर्जा उबल रही थी, उसकी दिव्य शक्ति एक अथाह गहराई के समान थी और उसकी सांसें स्वयं शून्य क्षेत्र को भी उबाल रही थीं। जब जीवन की चरम शक्ति विपरीत दिशा में मुड़ी, तो ऐसा लगा मानो वह अंतहीन विनाश को जन्म दे रही हो। उस क्षण आकाश ही अंधकार में हो गया, जो भयावह विनाशकारी शक्ति से भर गया था। सभी प्रतिभाशाली और शक्तिशाली लोग बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। उनकी निगाहें चू जुंगे और ये लोटियन के बीच की लड़ाई पर टिकी हुई थीं। जमीन पर मौजूद साधकों के लिए ये लोटियन की भयानक शक्ति का सीधे सामना करना और भी कठिन हो गया। उनके पास बार बार पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं था। वे शहर के भीतर छिप गए, जहां उन्हें एक सुरक्षा कवच द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई थी, जिससे उन्हें काफी राहत मिली। बाहर देखने पर शून्य लोक दर्पण की तरह चकनाचूर हो चुका था और अनगिनत स्थानिक दरारें आकाश को घनी तरह से ढके हुए थीं। गरजने वाली गर्जना इतनी तेज थी कि कान बहरे हो रहे थे और ये लोटियन ने असीम आध्यात्मिक ऊर्जा को एकत्रित करके उसे हमले में बदल दिया। टकराना, चू जुंगे की चाय से निर्मित झरना ऐसा प्रतीत होता था मानो वह सभी नदियों को अपने आगोश में ले रहा हो। ये लोटियन के हमले झरने तक पहुंचते ही पूरी तरह से नष्ट हो गए। इससे पहले कि ये लोटियन अपनी चाल बदल पाता, झरने ने उसे सीधे शून्य लोक से नीचे पटक दिया, जिससे वह एक भारी धमक के साथ जमीन पर गिर गया। वूश, चू जुंगे ने चायदानी उठाई और अपने लिए एक और कप चाय डाली और शांति से पी ली। एक कप चाय से ये लोटियन को हराने का उनका सहज कृत्य एक स्पष्ट विरोधाभास प्रस्तुत करता था। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सब लोग वे अचंभित और स्तब्ध रह गए। किसी कारणवश सभी पर विस्मय की एक अदृश्य आभा छा गई, विशेष रूप से सभी साधकों पर, जिन्हें यह अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली और आश्चर्यजनक लगा। देखो, उसने तो बसी हुई चाय का एक कप इस्तेमाल कर लिया, जबकि ये लोटियन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, फिर भी वह हार गया। इसका क्या अर्थ था? चू कबीले का युवा स्वामी सचमुच अद्भुत था। 3 दिव्य सामरियां, जिनमें से प्रत्येक दिव्य संकट प्रकाश से कम प्रभावशाली नहीं है। इसके अलावा चू जुंगे की नींव बहुत गहरी है। वह स्पष्ट रूप से केवल पारलौकिक क्षेत्र में है, फिर भी उसकी नींव स्वर्गीय अस्थि क्षेत्र के किसी व्यक्ति की तुलना में अनगिनत गुना अधिक गहरी है। यही कारण है कि ये लोटियन द्वारा उसे कम आंकने के बावजूद वह इतना बड़ा प्रभाव डालने में सक्षम रहा। विभिन्न प्रमुख शक्तियों के प्रतिभाशाली सदस्यों ने अपने सीमित दृष्टिकोण से देखते हुए कुछ बातें समझ ली थीं। उनके चेहरे गंभीर थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और फिर तुरंत अपने संचार के लिए इस्तेमाल होने वाले ज़ैद ताबीज़ निकालकर अपनी अपनी शक्तियों से संपर्क साधा। अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। ये जानना जरूरी है कि चू जुंगे मूल रूप से दशकों तक बाहरी दुनिया में रहा था और हाल ही में चू कबीले में लौटा था। यदि वह चू कबीले में लौटने से पहले इतनी भयानक शक्ति और नींव विकसित कर सकता था, तो अब चू कबीले में लौटने के बाद क्या होगा? कोई भी यह कल्पना कर सकता था कि वह निश्चित रूप से बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचेगा, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें पहले से ही योजना बनानी पड़ी। ये लोटियन के बारे में सोचते हुए प्रतिभाशाली छात्रों के एक समूह ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। उसने घमंड और शेखी बघाड़ते हुए चू जुंगे को हिलने से मना किया था, फिर भी वह खुद ही सीधे हवा में उड़ गया। ये लहर तो मानो एक चलता फिरता मस्खरा थी। चू जून गे, एक भयंकर दहाड़ सुनाई दी और भीगी हुई ये लोटियन शून्य लोक में जा गिरी। जैसे ही उसकी दिव्य शक्ति प्रवाहित हुई, उसके भीगे हुए कपड़े तुरंत सामान्य हो गए। चू जुंगे को देखते हुए उसका चेहरा गंभीर था। ये लोटियन पूरी तरह क्रोधित था। ये युवा स्वामी स्वीकार करता है कि मैंने वास्तव में आपको कम आंका था और एक क्षण की लापरवाही के कारण मैं अप्रत्याशित रूप से हैरान रह गया। लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि आप बहुत शक्तिशाली हैं? आज ये युवा सरदार आपको शाही वंश के युवा सरदार बनने की असली बुनियाद दिखाएगा। ये लोटियन ने ठंडेपन से उसकी ओर देखा और अपने हाथ में प्रकट हुई एक उच्च श्रेणी की दिव्य हथियार स्तर की लंबी तलवार को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। अगर उसने चू जुंगे को कम ना आंका होता, तो वह उससे कैसे हार जाता? ये लोटियन ने इस बात से इनकार नहीं किया, बल्कि सीधे तौर पर स्वीकार किया। आखिरकार अगर वह इसे स्वीकार नहीं करता, तो वही असली मूर्ख होता। अगर वह खुद हार जाता और फिर भी चू जुंगे को कमजोर कहकर उसका अपमान करता, तो यह वाकई शर्मनाक होता। लेकिन यहीं पर कहानी खत्म हो गई। वह पूरी ताकत लगा देगा और निश्चित रूप से चू जुंगे को दबाकर मार डालेगा। क्लैंग, तभी त्यानकैंग प्राचीन शहर से एक तेज घंटी की आवाज सुनाई दी। घंटी बजते ही स्वतंत्र साधकों की आंखें चमक उठीं और उन्होंने युद्ध पर ध्यान देना छोड़ दिया। सभी शहर की ओर चल पड़े। विभिन्न प्रमुख संगठनों के प्रतिभाशाली सदस्यों सहित उन सभी ने शहर की ओर देखा और बिना किसी झिझक के इंद्रधनुषी प्रकाश की लकीरों में परिवर्तित होकर शहर में प्रवेश किया।
घंटी बजने से यह संकेत मिला कि हेवनली ट्रेजर पवेलियन की नीलामी शुरू होने वाली है। स्वर्गीय खजाना मंडप की 10 साल में एक बार होने वाली नीलामी में अंदर मौजूद दुर्लभ खजाने अविश्वसनीय रूप से प्रचुर मात्रा में थे। उदाहरण के लिए चू जुंगे द्वारा चाहा गया शाही ग्रंथ भी नीलामी में शामिल था, इसलिए स्वाभाविक रूप से सभी पक्षों ने इसे खरीदने में संकोच नहीं किया। आओ, एक ड्रैगन दहाड़ा और 9 बार ड्रैगनों ने शाही महल को तियानगेन प्राचीन शहर की ओर खींच लिया। चू जुंगे शाही महल के प्रवेश द्वार पर शांति से चाय पी रही थी और ये लोटियन को पूरी तरह से अनदेखा कर रही थी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। ये लोटियन, सबसे बड़ा अपमान क्या था? व्यंग्य, उपहास, तिरस्कार? नहीं, सबसे बड़ा अपमान तो नजरअंदाज किया जाना था। किसी के साथ ऐसा व्यवहार करना जैसे कि उनका कोई अस्तित्व ही न हो, उनकी हर बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना, चाहे वे कितना भी कुछ कहें, बिल्कुल भी जवाब न देना, यही सबसे बड़ा अपमान था। और ये लोटियन को इस समय ठीक यही महसूस हो रहा था। ये देखकर कि चू जुंगे ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, ये लोटियन गुस्से से कांप उठा और उसका चेहरा हरा पड़ गया। ये तो बहुत शर्मनाक है। वह, ये कुल के सम्मानित युवा स्वामी और सम्राट के छोटे भाई ने भला ऐसा अपमान कब सहा था? हालांकि वह बेहद गुस्से में था, लेकिन नीलामी शुरू होने वाली थी, ये याद करके ये लोटियन ने गहरी सांस ली और अपनी भावनाओं को शांत करने की कोशिश की। उसने नीलामी समाप्त होने के बाद हिसाब पूरी तरह से बराबर करने का फैसला किया। फिलहाल नीलामी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। बड़े झांक कबीले से संपर्क करें और उन कुछ सैनिकों की रक्षा सुनिश्चित करें। ये सोचकर कि दिव्य दानव रक्षक पहले ही जा चुके हैं, ये लोटियन ने पहले अपने दाव रक्षक को एक संदेश भेजा, फिर हत्या की भावना से परिपूर्ण होकर तियानगेन प्राचीन शहर में प्रवेश किया। नीलामी खत्म होते ही वह चू जुंगे के 10,000 टुकड़े टुकड़े कर देगा। डॉट 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 डॉट। अध्याय 49। नीलामी शुरू होती है। बोली लगा रहे हो, उन्हें दबा दो और वे सब मेरे हो जाएंगे। दरवाजा बंद कर दो। स्वर्गीय खजाना मंडप, ये तियानगेन प्राचीन शहर के केंद्र में स्थित है और एक भव्य और आलीशान मंडप के रूप में दिखाई देता है। इसका बाहरी भाग देखने में बहुत विशाल नहीं लगता, लेकिन वास्तव में इसके भीतर सुमेरु सरसों के बीच की आकृति उकेरी गई है। प्रत्येक मंजिल एक शहर की तरह बेहद विशाल है, खासकर तीसरी मंजिल जहां नीलामी आयोजित की जाती है, जो एक छोटी सी दुनिया की तरह विशाल है। कार्यक्रम स्थल की व्यवस्था वैसी ही थी जैसी चू जुंगे ने अपने पिछले जीवन में नीलामी में देखी थी और उपन्यासों की कहानियों में देखी थी, जिसमें मुख्य हॉल में सीटें और वीआईपी के लिए निजी बॉक्स थे। चू कबीले के युवा मुखिया होने के नाते चू जुंगे के पास स्वाभाविक रूप से एक उच्च स्तरीय निजी कमरा था। अन्य बातों को छोड़ दे तो इस डिब्बे के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा की सांद्रता बाहर की तुलना में कहीं अधिक थी, लगभग तरल अवस्था में पहुंच गई थी। निजी बॉक्स में मौजूद सभी नौकरानियां बेहद खूबसूरत और आकर्षक थीं और फल, नाश्ता और चाय सभी असाधारण थे। वीआईपी लोगों के लिए नीलामी की वस्तुओं को देखने के लिए जादुई कलाकृतियां भी मौजूद थीं। ये जादुई कलाकृति चू जुंगे के पिछले जीवन की एक टैबलेट के समान थी, काफी बुद्धिमान थी। ये कहना जरूरी है कि हेवनली ट्रेजर पवेलियन में वाकई कुछ खास था, उनकी सेवा वाकई सराहनीय थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे ब्रह्मांड में सबसे अधिक संसाधन संपन्न व्यवसाय होने का दावा कर सकते हैं, जो धन के मामले में किसी पवित्र भूमि को टक्कर देने में सक्षम है। चू जुंगे ने हाथ हिलाकर हेवनली ट्रेजर पवेलियन द्वारा नियुक्त सभी नौकरानियों को विदा किया और फिर नीलामी की वस्तुओं की सूची देखी। जब उसने एक पीतल का टुकड़ा देखा तो उसकी आंखों में एक तीखी चमक आ गई। इस यात्रा के लिए उनका लक्ष्य यही था, सम्राट रिवरेंस का धर्मग्रंथ दिव्य खजाना अध्याय। बाकी चीजों की बात करें तो जैसे कि स्कारलेट रेडियंस कैस्मेरो, 9 नेदर सोल सैंड, स्टार रूइन रीइंकार्नेशन जेड, फॉर्मुलेस कैलामिटी फायर लॉर्ड्स या मैजिक ट्रेजर्स, चू जुंगे ने अपना सिर हिलाया और एक सरसरी नजर डालने के बाद अपनी निगाहें हटा लीं। वह केवल इतना ही कह सका कि यह नीरस था। चू कबीले के युवा स्वामी के रूप में और त्याने पवित्र भूमि और अपने परिवार के बुजुर्गों से मिले उपहारों के साथ स्वाभाविक रूप से इन चीजों में चू जुंगे की कोई दिलचस्पी नहीं थी, जो पहले से ही एक दिव्य उद्योगपति थे। हे साथी दावादियों, हमारे स्वर्गीय खजाना मंडप की 10-12 नीलामी में आपका स्वागत है। यह नीलामी तियानहुआन प्राचीन नक्षत्र पर स्थित तियानगेन प्राचीन शहर में आयोजित की जा रही है। मुझे लगता है आप सब पहले से ही अधीर हो रहे हैं, इसलिए यह बुरा आदमी यहाँ और समय बर्बाद नहीं करेगा। चलिए अब पहली वस्तु की नीलामी शुरू करते हैं। टाइम सिकाडा स्वर्ग और पृथ्वी का एक अनमोल खजाना है, जो किसी को समय के नियमों को समझने में मदद कर सकता है या इसे किसी जादुई खजाने में जोड़ा जा सकता है ताकि उसमें समय के चमत्कार समाहित हो जाएं। प्रारंभिक बोली 100,000 दिव्य क्रिस्टल या स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने के बराबर 100,000 दिव्य क्रिस्टल है। प्रत्येक वृद्धि 10,000 दिव्य क्रिस्टल से कम नहीं होनी चाहिए। नीलामी के मंच पर एक बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराते हुए आया। संक्षिप्त परिचय के बाद बूढ़े व्यक्ति ने हाथ हिलाया और एक नौकरानी नीलामी की एक वस्तु को मंच पर ले आई। बोली में उतार चढ़ाव को नजरअंदाज करते हुए चू जुंगे ने रुचि से उस बूढ़े व्यक्ति को देखा। यह आभा 0 शोधन चरण शिखर, एक धनी और शक्तिशाली संगठन से जैसी उम्मीद की जाती है। नीलामी का आयोजक भी पीक वर्ड रिफाइनिंग स्टेज का विशेषज्ञ था। इसमें उसके पिछले जीवन के शुभानुआ उपन्यास की झलक थी। जल्द ही टाइम सिकाडा को 10 लाख डिवाइन क्रिस्टल में खरीद लिया गया। इसके बाद स्वर्ग के विकास सृजन मूल शुभानुआन क्यूई, सम्राट का बहता अमृत, ग्रैंड लू अमर सोना, सम्राट धर्मग्रंथों के अंश, स्वर्ग पहुंचने वाले दिव्य खजाने और प्राचीन तारक और जैसी विभिन्न अन्य वस्तुओं की क्रमिक रूप से नीलामी की गई। अंत में जब बूढ़े व्यक्ति ने पीतल के लोहे के टुकड़े को ऊपर उठाया तो चू जुंगे की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने अपने शरीर को थोड़ा सीधा किया। ये वस्तु हमारे स्वर्गीय खजाना मंडप द्वारा प्राचीन शाही कबीले के युद्ध क्षेत्र से प्राप्त की गई थी। हमारे मूल्यांकनकर्ता इसकी पहचान नहीं कर सके और हमने कुछ शक्तिशाली विशेषज्ञों को भी इसका मूल्यांकन करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन वे भी इसकी पहचान नहीं कर पाए। यद्यपि इसका मूल अज्ञात है, फिर भी यह वस्तु दाव लॉर्ड चरण के विशेषज्ञ के पूर्ण बल से किए गए प्रहार को सहन करने में सक्षम है। मुझे विश्वास है कि आप सभी इसका अर्थ समझ गए होंगे। हमारे पवेलियन में एक बार एक शक्तिशाली अनुमान विशेषज्ञ ने इसकी उत्पत्ति का अनुमान लगाने का प्रयास किया था और यह पुष्टि की जा सकती है कि इस वस्तु की उत्पत्ति निश्चित रूप से बहुत समृद्ध है। यदि आप में से किसी को इसमें रुचि है तो आप शोध के लिए इस पर बोली लगाने पर विचार कर सकते हैं। शायद आपको एक शानदार अवसर मिल जाए। शुरुआती बोली 500,000 डिवाइन क्रिस्टल्स है। उस बूढ़े व्यक्ति ने पीतल के लोहे के टुकड़े की ओर इशारा किया, उसका सामान्य परिचय दिया और फिर नीलामी शुरू कर दी। 5 मिलियन दिव्य क्रिस्टल। चू जुंगे ने समय बर्बाद नहीं किया और न ही उसने शेर को खाने के लिए सुआ होने का नाटक किया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। उसने शांत भाव से पहली बोली लगाई। वो आवाज वो चू कबीले के युवा मालिक की है। क्या उन्होंने सीधे तौर पर कीमत 10 गुना बढ़ा दी? क्या ये वस्तु किसी प्रकार का खजाना हो सकती है? यह असाधारण होना चाहिए, अन्यथा चू कबीले के युवा स्वामी बोली नहीं लगाते।
चू जुंगे की आवाज़ सुनकर मुख्य हॉल में मौजूद कई साधकों ने उनकी पहचान कर ली और आपस में चर्चा करने लगे। हालांकि वह जिज्ञासु था, लेकिन किसी ने भी चू जुंगे से प्रतिस्पर्धा नहीं की। वे मूर्ख नहीं थे। अगर वह कुछ देख सकता था और वे सटीक स्थिति का पता नहीं लगा सकते थे और चू कबीले के युवा स्वामी का प्रभुत्व सर्वविदित था, तो क्या उससे प्रतिस्पर्धा करना मृत्यु को दावत देना था। अन्य प्रमुख शक्तियों के प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने भी अपनी दिव्य चेतना से बार बार संवेदन करने और पीतल के लोहे के टुकड़े में कोई असामान्यता न पाए जाने की पुष्टि करने के बाद अपना सिर हिलाया और बोली लगाने से पीछे हट गए। 10 मिलियन दिव्य क्रिस्टल। जब सभी को लगा कि मामला सुलझ गया है, तभी एक उत्तेजक आवाज सुनाई दी। सभी साधक ये शब्द सुनकर स्तब्ध रह गए। क्या कोई चू कबीले के युवा स्वामी को चुनौती देने वाला था? कुछ देर सोचने के बाद मुझे याद आया, अरे ये तो ये कबीले के युवा सरदार ये लोटियन की आवाज़ थी। फिर सब ठीक हो गया, बिल्कुल तर्कसंगत। चू जुंगे, मैं तैयार हूँ, तुम जो चाहो करो। इसी क्षण ये लोटियन की ताना मारने वाली आवाज़ फिर से गूंज उठी। प्राइवेट बॉक्स के अंदर चू जुंगे का चेहरा शांत था। उन्होंने अपनी चाय उठाई और एक घूंट लिया, जिससे बोली लगाने का कोई इरादा नहीं दिखा। बहस जारी रखें। क्या आपसी सहमति से कीमत बढ़ाई जाए? इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। जब कोई मक्खी लगातार कान में भिनभिनाती रहे तो क्या करना चाहिए? सबसे अच्छा विकल्प है उसे मार डालना। और संयोगवश चू जुंगे पहले से ही ये लोटियन को मारने की योजना बना रही थी। क्या यह महज एक संयोग नहीं है? ये लोटियन को दबाने के बाद सब कुछ उसका हो जाएगा, तो फिर शब्दों को व्यर्थ करने और धन का प्रदर्शन करने और लोगों को थप्पड़ मारने जैसे खेल खेलने की क्या जरूरत है, जैसा कि कुछ शुभानुआ उपन्यासों में होता है। डॉट 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 डॉट। एक अन्य निजी बॉक्स में ये लोटियन ने देखा कि चू जुंगे काफी देर तक चुप रही और तुरंत ही उसने तिरस्कारपूर्ण ढंग से उपहास किया। देहाती इलाके का कोई व्यक्ति बस देहाती ही होता है। उसके पास शायद पहले से ही पैसों की कमी है और वह जानता है कि वह प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता, इसलिए उसने हार मान ली। उबाओ, चींटी के साथ ऐसे खेल खेलना सचमुच अर्थहीन है। ये लोटियन ने अपना सिर हिलाया। अब उसे उस कांस्य लोहे के टुकड़े की परवाह नहीं थी जो वह पहले ही जीत चुका था। सिर्फ 10 मिलियन दिव्य क्रिस्टल, मामूली रकम, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका एकमात्र उद्देश्य चू जुंगे को घृणा दिलाना था। युवा स्वामी, परिवार ने संदेश भेजा है कि चू जुंगे साधारण व्यक्ति नहीं है। जब वह चुकुल में लौटा तो परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य ने गुप्त रूप से उस पर नजर रखी और पाया कि चू जुंगे की नींव अत्यंत शक्तिशाली है। यदि आप उसका सामना करते हैं तो आपको सावधान रहना होगा। एल्डर झांग की आवाज खाली निजी बॉक्स में गूंज उठी। कोई बात नहीं, एक देहाती से डरने की क्या बात है? एक भयानक बुनियाद, मुझे तो यही चाहिए। अगर उसकी बुनियाद भयानक नहीं होती तो मेरे उसे दबाने के बाद चू कबीले को दर्द कैसे होता? पहले तो मैं बहुत लापरवाह था। अगर मैं गंभीरता से लड़ूं तो नन्हे चू जुंगे, हाँ, मैं उसे अपने खाली हाथों से ही हरा सकता हूँ। ये लोटियन ने लापरवाही से कहा। शून्य लोक से अब कोई आवाज नहीं आई। जाहिर है दाव रक्षक एल्डर झांग भी यही सोचते थे। फिर भी सावधानी बरतना बेहतर है। एल्डर झांग, नीलामी समाप्त होने के बाद हम चू जुंगे पर घात लगाने के लिए तियानगैंग प्राचीन शहर के बाहर जाएंगे। उस समय चू जुंगे को भागने से रोकने के लिए एक सुरक्षा घेरा बनाओ। तुम सामने आने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति को रोको और चू जुंगे को काबू में करने के बाद हम पीछे हट जाएंगे। कुछ देर सोचने के बाद ये लोटियन ने कहा, जी हाँ युवा प्रभु। एल्डर झांग ने जवाब दिया। डॉट 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 डॉट। समय धीरे धीरे बीतता गया और नीलामी पलक झपकते ही समाप्त हो गई। तियानकान प्राचीन शहर के बाहर चू जुंगे शाही महल के सामने बैठकर शांति से चाय पी रही थी। ये लोटियन उस पर घात लगाकर हमला कर रहे हैं। नहीं, ये चू जुंगे था जिसने उस पर घात लगाकर हमला किया था। अध्याय 50, तियानगैंग के खिलाफ विद्रोह। सब चौंक गए। सम्राट का पुत्र, तुरंत मार डालो। एक व्यक्ति, एक कप चाय। ये स्वाभाविक रूप से निर्मित हुआ था जो अपने वास्तविक स्वरूप में लौटने की गहन सरलता को समाहित करता है। दूर स्थित दिव्य दानव रक्षक गंभीर और राजसी मुद्रा में खड़े थे। एल्डर चेन शाही महल के प्रवेश द्वार पर खड़े थे। उनकी आंखें थोड़ी बंद थीं, मानो वे झपकी ले रहे हों या शायद पहरा दे रहे हों। ऐसा प्रतीत होता था मानो दुनिया के सारे रंग चू जुंगे पर एकत्रित हो गए हों, मानो वह इस दुनिया का परम केंद्र हो। वह तेजस्वी होने के साथ साथ असीम रूप से गंभीर भी थे। उनका आकर्षक रूप किसी महान युवा स्वामी के नश्वर संसार में उतरने जैसा था, फिर भी किसी युवा सर्वोच्च शक्ति, पराक्रमी और असाधारण व्यक्तित्व जैसा भी था। उनकी हर हरकत में एक ऐसी भयावह शक्ति समाहित थी जिसे समझना और कल्पना करना कठिन था। चू जुंगे को यह नहीं पता था कि ये लोटियन उस पर दांव लगाएगा या नहीं। हालांकि चू जुंगे जानता था कि उसे खुद भी जोखिम उठाना होगा। चू जुंगे ये कबीले की योजनाएं चाहते थे। चू जुंगे भी ये लोटियन को दबाकर मारना चाहता था। चू जुंगे को सम्राट श्रद्धा शास्त्र भी चाहिए था। जब तक वह दरवाजा बंद रखता क्या ये सब हासिल नहीं हो जाता? चू जुंगे, ये चू कबीले के युवा स्वामी हैं। इसलिए तो मुझे आश्चर्य नहीं हुआ कि नीलामी समाप्त होने पर मैंने चू जुंगे को नहीं देखा। क्या वह नीलामी से जल्दी चला गया था? नहीं, संभावना यही है कि वह तियानगैंग प्राचीन शहर के द्वार पर तब पहुंचा जब ये लोटियन बोली लगा रहा था। चू जुंगे, दरवाजे को रोक रही है। जल्द ही एक एक करके साधक स्वर्गीय खजाना मंडप से बाहर निकलने लगे। जब उन्होंने तियानगैंग प्राचीन शहर के बाहर शून्य लोक में चू जुंगे को देखा तो सबकी आंखें फटी रह गईं। उन्होंने न केवल उनके दबंग व्यक्तित्व को महसूस किया, बल्कि वे भी दंग रह गए। दरवाजे को सीधे ही अवरुद्ध कर दिया। वाह, क्या गजब का चू जुंगे है, क्या दबंग चू कबीले का युवा स्वामी है। उनमें से ये लोटियन सबसे ज्यादा हैरान और क्रोधित थी। धत्तेरी की, मैंने अभी तक तुम्हारा दरवाजा भी बंद नहीं किया है। क्या तुम सच में पहले मेरा दरवाजा रोकने आए थे? मुझसे सीधे तौर पर जबरन वसूली की कोशिश कर रहे हो? क्या आप प्राकृतिक क्रम को उलट रहे हैं? असंख्य निगाहें अपने ऊपर पड़ते देख ये लोटियन का चेहरा गुस्से से भर गया और गंभीर हो गया। एक दहाड़ के साथ ये लोटियन ने हाथ बढ़ाकर अपने हाथ में प्रकट हुई दिव्य हथियार वाली लंबी तलवार को पकड़ लिया। एक कदम आगे बढ़ाते हुए ये लोटियन सीधे चू जुंगे की ओर दौड़ा। उसी समय लेई होंग्यून अपने सदमे से उबर गया और सहज रूप से उसे रोकना चाहता था, लेकिन तभी उसने ये लोटियन के साथ आए ये कबीले के सदस्यों को उसका रास्ता रोकते हुए देखा। इतना ही नहीं, लेई होंग्यून के दाव रक्षक जो बैंगनी हवेली पवित्र भूमि के एक वरिष्ठ हैं, मूल रूप से मदद करना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि एल्डर झांग, ये लोटियन के दाव रक्षक, शून्य क्षेत्र से निकले और बैंगनी हवेली के दाव रक्षक को रोक दिया। पलक झपकते ही शून्य क्षेत्र में अनगिनत संरचना पैटर्न प्रकट हुए और बड़ी संख्या में मंत्र आपस में जुड़कर प्रकाशित हुए, जिससे चू जुंगे के आसपास दर्जनों किलोमीटर के क्षेत्र को सीधे सील कर दिया गया। दिलचस्प। चू जुंगे ने फॉर्मेशन पर एक नजर डाली, धीरे से मुस्कुराया और अपने हाथ में पकड़ी चाय की प्याली फेंक दी।
चाय का प्याला मानो किसी दिव्य नदी के जल में परिवर्तित हो गया हो, जो गरजती लहरों और प्रचंड गर्जना के साथ ये लोटियन की ओर तेजी से बढ़ रहा हो। क्या तुम फिर से यह चाल चलने की कोशिश करोगे? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ये लोटियन उन गंवारों में से एक हूँ? फॉर्मेशन पूरा हो गया है चू जुंगे, आज तुम्हारा मृत्यु दिवस है। ये लोटियन ने दहाड़ते हुए अपने हाथ में पकड़ी लंबी तलवार को घुमाया। तलवार से अनगिनत प्रतिबंध निकले और विशाल जीवन शक्ति से ओतप्रोत एक तीव्र तलवार प्रकाश प्रज्वलित होकर बाहर निकला। तलवार की रोशनी आकाश में लहरों की तरह लहराती हुई प्रतीत हो रही थी, मानो खून का सागर डूब रहा हो, अनंत दिव्य शक्ति से भरा हुआ, सीधे दिव्य नदी की ओर बह रहा हो। मानो एक ही तलवार स्वर्ग के द्वार खोल सकती हो। ये लोटियन की तलवार की रोशनी के नीचे स्वर्गीय नदी सीधे चीर गई और फिर उसने चाय के प्याले को हवा में टूटते हुए देखा। हालांकि यह महज एक चाय का कप था, ये लोटियन को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उस पर अनगिनत आक्रामक दिव्य शक्तियां मौजूद हों और ऐसा लग रहा था मानो उसके भीतर वज्रपाई दहाड़ रहे हों, जिनमें मानो दुनिया के सभी दर्शन समाहित हों। तेज, बेहद तेज, ये लोटियन की पुतलियां सिकुड़ गईं। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया कर पाता, चाय का कप उस तक पहुंच चुका था। ये है, हे भगवान, थंडर सम्राट संकट कला, दो चरित्र सूत्र, बैटल सेंट मेथड आखिरकार सामने आ गया है। असंख्य विस्मयबोधक आवाजें गूंज उठीं। विभिन्न प्रमुख शक्तियों के प्रतिभाशाली योद्धाओं ने भयभीत भाव प्रदर्शित किए, अविश्वास से चू जुंगे को देखते हुए पूरी तरह से अपना संयम खो बैठे। एक ऐसा व्यक्ति जो शाही वंश से बाहर पला बड़ा हो, जिसके पास एक महान दावस्ती और कई शाही ग्रंथ हों, ये तो एक बात थी, लेकिन उसके पास शीर्ष स्तर की दिव्य क्षमताएं और युद्ध तकनीकें भी थीं। इस बच्चे की किस्मत बहुत अच्छी है। यह विचार सभी विलक्षण प्रतिभाओं के मन में कौंध गया। एक विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति डरावना नहीं होता, डरावना तो वह विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति होता है जिसका भाग्य बहुत अच्छा हो। क्योंकि अतीत में जिन भी महान सम्राटों ने अपनी सफलता की ऊंचाई प्राप्त की, उन सभी के पास अपार भाग्य था और उन सभी को अवसरों की अविश्वसनीय संख्या प्राप्त हुई। इसका मतलब स्पष्ट था, टकराना। ये लोटियन, जिसने चू जुंगे के पास थंडर एम्परर ट्राइबुलेशन आर्ट और 9 वर्ड सीक्रेट इनकेंटेशन जैसी विद्याओं के होने की उम्मीद भी नहीं की थी, इस चाय के प्याले का सामना ऐसे परिणाम के साथ किया जो स्वतः स्पष्ट था। पिछली बार तो वह सिर्फ हवा में उछल गया था, लेकिन इस बार न केवल वह फिर से जमीन पर पटक दिया गया, बल्कि उसने हल्के सुनहरे खून की बूंदें भी थूकीं। गंवार, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तभी चू जुंगे ने हल्के से एक वाक्य बोला, जिससे पहले की खामोशी टूट गई। ठीक इसी वजह से सभी लोग मानो सपने से जाग उठे और भी ज्यादा भयभीत हो गए। उनके दिल अनायास ही कांपने लगे और उनकी आंखें अतुलनीय रूप से धुंधली हो गईं। एक ही बार में उसने ये कबीले के युवा सरदार को पूरी तरह से हरा दिया। उन्होंने 4 प्रमुख लोगों को पार कर चुके एक आरोही स्तर के साधक को दबा दिया, और वह एक आरोही स्तर का साधक था जिसने ये कबीले के शाही धर्मग्रंथ का अभ्यास किया था और वही कबीले का युवा स्वामी था। मैं स्तब्ध हूँ, पूरी तरह से स्तब्ध हूँ। किसी कारणवश सबको अभी अभी ये लोटियन के शब्द याद आ गए। क्या बच नहीं सकते? आखिर कौन बच नहीं सका और आखिर कौन शिकार था? इस बच्चे की ताकत। विभिन्न प्रमुख शक्तियों के प्रतिभाशाली व्यक्तियों के मन में एक विचार आया। शाही पुत्र, एक निर्विवाद शाही पुत्र, निस्संदेह एक संत समान जीवन। हालांकि चू जुंगे की साधना का स्तर अभी ऊंचा नहीं था, फिर भी उनकी क्षमता और प्रदर्शन विभिन्न प्रमुख शक्तियों के शाही पुत्रों या संतों के बराबर थे। चू जुंगे, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये लोटियन पागल हो गया था। इस तरह सार्वजनिक रूप से अपमानित होने के विचार से उसकी बुद्धि धीरे धीरे गायब हो गई और वह तेजी से क्रोधित होता चला गया। एक भयंकर दहाड़ के साथ उसने बाकी सब कुछ सोचना बंद कर दिया। ये कबीले का शाही शास्त्र पूरी तरह से सक्रिय हो गया और एक के बाद एक आक्रामक दिव्य शक्तियां प्रकट हुई, सभी का प्रदर्शन किया गया। एक जुगनू चमकीले चंद्रमा से कैसे मुकाबला कर सकता है? भाड़ में जाओ। चू जुंगे, जो चुपचाप बैठे थे, धीरे धीरे उठे। उनके शब्द पूरे होने से पहले ही उनकी आकृति गायब हो गई। अगले ही पल चू जुंगे ये लोटियन के सामने प्रकट हुआ। उसने उंगली उठाई और उसके पीछे एक वज्रपात का प्रेत दहाड़ उठा। आकाश में काले बादल छा गए और एक मंद गड़गड़ाहट इतनी तेज थी कि कान बहरे हो रहे थे। बिजली से ढकी और मानो बिजली से ही बनी एक विशाल उंगली धीरे धीरे बढ़ी और ये लोटियन की ओर तेजी से बढ़ने लगी। सहज ऊर्जा सशक्तिकरण, आकाशीय संकट प्रकाश सशक्तिकरण, अराजकता आदिम प्रकाश सशक्तिकरण, सभी कानून एक ही सशक्तिकरण की ओर लौटते हैं। हालांकि यह एक सेकंड ही था, लेकिन ऐसा लगा जैसे अनंत काल बीत गया हो। उस क्षण समय धुंधला सा हो गया और ऐसा लगा जैसे वर्षों का प्रवाह रुक गया हो। ऐसा प्रतीत हुआ मानो दुनिया की हर चीज उस पर जम गई हो। सभी प्रकाश और निगाहें केवल इसी एक उंगली पर टिकी हुई थीं। लेई होंगी उनके दाव रक्षक से लड़ रहे एल्डझांग को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उनके चेहरे पर हल्का सा बदलाव आया। उन्होंने धीमी आवाज में चिल्लाते हुए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए दाव रक्षक को जबरदस्ती पीछे धकेल दिया और फिर तुरंत सहायता देने की तैयारी करने लगे। लेकिन दुर्भाग्यवश तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब थंडर सम्राट इम्प्रिजनिंग हेवन फिंगर अवतरित हुई तो उसकी विशाल शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी की दिव्य शक्ति का सामना करने के समान थी। असीम और विशाल, आकाश को सील कर देने और पृथ्वी को जकड़ लेने के साथ साथ सभी नियमों को भी जमा देने वाली। ये लोटियन की आंखें लाल हो गई थीं और उसका आध्यात्मिक मंच काम रहा था। उसे पहले से ही मृत्यु का खतरा महसूस हो रहा था। लाल आंखों के साथ ये लोटियन ने लापरवाही से अपनी उत्पत्ति को जलाना शुरू कर दिया और अपने दिव्य शरीर को चरम सीमा तक उत्तेजित किया ताकि चू जुंगे के हमले का बलपूर्वक सामना किया जा सके। लेकिन ये बेकार था। जैसा कि चू जुंगे ने कहा था, एक जुगनू चमकीले चंद्रमा से कैसे मुकाबला कर सकता है? सब कुछ तहस नहस कर दिया। अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाता है। उसके सारे हमले नाकाम हो गए और यहाँ तक कि उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार भी दर्द भरी चीख के साथ टूट गई। उसमें दरारें पड़ गईं और अंत में वह भी चकनाचूर हो गई। यहाँ तक कि एक दिव्य हथियार भी सीधे तौर पर नष्ट हो गया। जैसे ही उंगली नीचे आए, ऐसा लगा मानो दुनिया खाली हो गई हो। ये लोटियन धूल तक नहीं बची, तुरंत ही मर गया। सभी की स्तब्ध निगाहों के बीच चू जुंगे ने बिना किसी हड़बड़ी के ये लोटियन की भंडारण अंगूठी उठा ली। पूरा दृश्य एकदम शांत था और ठीक इसी क्षण